गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज से नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, हाँ, दैट इज द लिस्टिंग एग्रीमेंट। आपके स्टडी मटेरियल में जो इंस्टीट्यूट का आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल, उसके अंदर चैप्टर का जो नाम है सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स regulations 2015, शॉर्ट में इसको बोलते हैं सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस। सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015। आप नाम से ही देख रहे हैं कि साहब इट्स regulations made by SEBI, और आपको पता है सेबी को पावर अंडर सेक्शन 30 ऑफ सेबी एक्ट टू मेक एनी नंबर ऑफ regulations फॉर द वेरियस पर्पज ऑफ कैपिटल मार्केट, एंड वन ऑफ द regulations out of various regulation made by SEBI is this one, that is SEBI LODR regulation 2015। तो आपके एक्चुअली सिलेबस में चैप्टर का नाम ये है, लेकिन मैं इसी चीज को दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, इसमें लिस्टिंग एग्रीमेंट से वो कनेक्ट करना पड़ेगा, और कैसे कनेक्ट होगा अभी थोड़ी देर में डिस्कशन से आज की क्लास में पता लग जाएगा। इसलिए मैंने चैप्टर का नाम लिखा हुआ देखो आपके, लिस्टिंग एग्रीमेंट डैश सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। तो वी स्टार्ट विद लिस्टिंग एग्रीमेंट, देन वी लैंड अप हियर। क्लियर, हम फिर यहाँ पे आ जाएंगे। और लेकिन आपके स्टडी में डायरेक्टली इसी को शुरुआत कर दिया है, तो एक्चुअली वो कैसे रिलेट ये लॉ लिस्टिंग एग्रीमेंट्स होगा, ये बात समझ ही नहीं आती वहाँ पे। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि साहब अल्टीमेटली स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट, और थोड़ा थोड़ा जिसके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। अबाउट द लास्ट क्लास में कुछ हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट लिस्टिंग एग्रीमेंट, और उसके साथ ये लॉ कैसे कनेक्ट होगा, दैट सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 आई विल डिस्कस इन डिटेल। अच्छा, मैंने एक काम और किया है कि चलिए वो मैं आगे बता दूंगा। तो बेसिकली लिस्टिंग एग्रीमेंट्स हम स्टार्ट करें, देन विल अल्टीमेटली कनेक्टेड विद दिस लॉ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। क्लियर, देखिए सबसे पहले आपको लिस्टिंग का कंसेप्ट दे रखा है। I hope I need not explain, everyone understand the concept of listing. Acha, when any company goes for listing, in that case, कैसे that is seeking the permission of whom? Stock exchange. For what? Trading of its securities on the stock exchange. तो जब आप लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन लगाते हो, यू आर सीकिंग द परमिशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज फॉर ट्रेडिंग। बताता साहब स्टॉक एक्सचेंज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बिना उसके परमिशन के आपकी सिक्योरिटी वहां कैसे ट्रेड हो सकती है, एंड दैट परमिशन इज एक्चुअली गिवन द नेम लिस्टिंग। मैंने पहले भी कई बार, मैं कंपनी लोगों की क्लास में भी कई बार बोलता हूँ कि लिस्टिंग इज अ स्टेप प्रायर टू द ट्रेडिंग। लिस्टिंग इज अ परमिशन, द मोमेंट यू गेट परमिशन ट्रेडिंग विल स्टार्ट, बिकॉज बिना परमिशन के आपकी ट्रेडिंग अल्टीमेटली किसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज का। तो ऑब्वियसली फॉर दैट यू नीड द परमिशन। जैसे एक एग्जांपल आपको याद होगा, मैं दिया करता हूं कि एक बिल्डर ने एक मॉल बना दिया, और कोई बंदे को उस मॉल के अंदर एक पर्टिकुलर बिजनेस करना, मान लीजिए कोई शोरूम खोलना है, तो कैन ही डायरेक्टली डू दैट बिजनेस और विद द परमिशन ऑफ द बिल्डर। परमिशन का मतलब बेसिकली आपको कोई जगह, एक सर्टेन एरिया लीज पे, किराए पे लेना पड़ेगा, देन यू कैन रन द शोरूम देयर। इट मीन्स यू आर यूजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डर फॉर डूइंग दैट पर्टिकुलर बिजनेस। ठीक है, तो इन दैट केस यू हैव टू सीक द परमिशन। परमिशन के लिए फॉर, अच्छा, आपको प्रॉपर्टी कुछ हिस्सा उस मॉल का कुछ पर्टिकुलर पोर्शन आपको रेंट पे लेना पड़ेगा, लीज पे लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या एक फॉर्मल एग्रीमेंट वाली लीज डीड बनेगी। नाउ देयर इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन बिटवीन दैट पर्टिकुलर पर्सन हु वांट्स टू डू द बिजनेस ऑफ हु वांट्स टू ओपन अ शोरूम एंड द बिल्डर। एक कैसे एक लीगल रिलेशन बन गया, लीगल रेगुलेट करने के लिए लीज डीड बनेगी, एंड द बिल्डर इज द लेसर एंड द शॉपकीपर इज द लेसी। सेम कंसेप्ट यहाँ पे, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर की जगह इसको रख लो स्टॉक एक्सचेंज, उसका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें ट्रेडिंग हो सकती है, एंड वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है। तो जिस भी कंपनी को ट्रेडिंग करवानी ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इट्स सिक्योरिटी, अल्टीमेटली यू नीड टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप
For that you have to make the application, and once you get the permission of trading, that is you get the listing, and your security have been listed. Now that company is also called a listed company, ठीक है. And बताया था अब कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बना तो उसको रेगुलेट करने के लिए दोनों के बीच में, कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में क्या होगा, लिस्टिंग एग्रीमेंट एंटर होगा, एंड द रिलेशनशिप ऑफ द टू, दैट इज कंपनी एंड द स्टॉक एक्सचेंज विल गवर्न बाय द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट. जैसे वहां लीज डीड बन रही है, क्या बन रहा है, लिस्टिंग एग्रीमेंट बन रहा है. एकदम सेम करके उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टॉक एक्सचेंज में बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस नहीं है, या आपने एक स्पेशलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है. जब बिल्डर भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं, जो मॉल बना रहे हैं वो भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं. हाँ, वहां पे अपनी दुकान खोल के बिजनेस नहीं कर रहे, लेकिन वो दूसरे के बिजनेस कर रहे हैं. आप दूसरों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स आल्सो बिजनेस, दैट हेल्प्स अदर पीपल इन डूइंग द बिजनेस इन योर मॉल, बट दैट्स आल्सो योर बिजनेस. एग्जैक्टली उसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया हुआ है, एंड दे आर अलाउइंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर टू यूज बाय वेरियस कंपनी फॉर ट्रेडिंग ऑफ द सिक्योरिटी ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, एंड फॉर दैट दे आर चार्जिंग द फीस एंड दैट इज लिस्टिंग फीस. लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं दोनों के लीगल रिलेशन को रेगुलेट करने की, तो फॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट बनता है, दैट कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड द लिस्टिंग एग्रीमेंट. तो लिस्टिंग क्या होती है, तो लिस्टिंग एग्रीमेंट, जब लिस्टिंग होगी, परमिशन मिलेगी, तो क्या होगा, एक लीगल रिलेशन बनेगा, उसके लिए दोनों पार्टी के बीच में बिटवीन द कंपनी एंड द स्टॉक एक्सचेंज क्या बनेगा, लिस्टिंग एग्रीमेंट. नाउ इन फ्यूचर डोंट टू थिंक दैट कंपनी इज सपोज टू फॉलो द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट. क्लियर. तो ये लिस्टिंग और लिस्टिंग एग्रीमेंट कंसेप्ट क्या है, वैसे बिट्स एंड पीसेस में जगह जगह बात होती रहती है. नाउ अब इसका लीगल फ्रेमवर्क देखिए. आपको पहले इंट्रोडक्शन में देखिए, लिस्टिंग डिनोट्स द परमिशन ग्रांटेड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. किस बात की परमिशन, टू अ कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज पर्टिकुलर सिक्योरिटी बीइंग ट्रेडेड और डेल्ट इन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, विच स्टॉक एक्सचेंज विच है ग्रांटेड सच परमिशन. इसलिए मैंने बताया था कि अगर आपको मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करवानी है, तो ये नहीं कि एक स्टॉक एक्सचेंज सारे स्टॉक एक्सचेंज परमिशन दे रहा है, वो अपने स्टॉक एक्सचेंज परमिशन. ऑब्वियसली हाउ कैन द एनएससी गिव द परमिशन फॉर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी कंपनी ऑन बीएससी, इट कैन ओनली गिव द परमिशन ऑन योर ओन स्टॉक एक्सचेंज. एग्जैक्टली बोला, जिसने ग्रांट की परमिशन, उस स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग की क्या मिली है, परमिशन मिली है. अब देखिए लिस्टिंग एग्रीमेंट, अब जब लिस्टिंग परमिशन मिल गई तो लीगल रिलेशनशिप बन गया, उसको रेगुलेट करने के लिए क्या बनेगा, एग्रीमेंट. लिस्टिंग मीन एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द स्टॉक एक्सचेंज विथ विच द कंपनी लिस्टेड. कौन से स्टॉक एक्सचेंज जिसके साथ आप लिस्टेड हुए, ऑब्वियसली उसने परमिशन दी, उसके बाद लीगल रिलेशन बन गया. थ्रू दिस एग्रीमेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द स्टॉक एक्सचेंज ही रेगुलेट. इसलिए मैंने एक बात बताई थी, अगर आप 2 स्टॉक एक्सचेंज में 3 स्टॉक एक्सचेंज 400 लिस्टिंग कराते हैं, तो क्या इसका इंपैक्ट क्या होगा, क्या उन सारे के साथ आपका लिस्टिंग एग्रीमेंट बनेगा, ये सुनो, बिकॉज सबके साथ आपका अलग अलग लीगल रिलेशनशिप बन रहा है. लेकिन मैंने ये भी आपको बताया था, लिस्टिंग एग्रीमेंट का फॉर्मेट लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है. इसका तो ये नहीं कि स्टॉक एक्सचेंज अपने मन से कोई लिस्टिंग एग्रीमेंट बना लेगा, जो भी है वही आपको जो लॉ में फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग चलना है. इसका कंटेंट्स और लिस्टिंग एग्रीमेंट वेरीज फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज टू स्टॉक एक्सचेंज, सेम, इट इज सेम, कंटेंट्स आर एग्जैक्ट, लेकिन करना सबके साथ अलग अलग पड़ेगा. मतलब एग्रीमेंट इज स्टैंडर्ड, एग्रीमेंट कैन नॉट बी कस्टमाइज, कि साहब एनएससी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर ले, बीएससी अपने, नॉट पॉसिबल, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. लेकिन अल्टीमेटली आपको करना सबके, जितने स्टॉक एक्सचेंज पे आप चाहते हैं कि हमारे कंपनी की सिक्योरिटी की ट्रेडिंग हो, उतने स्टॉक एक्सचेंज में परमिशन लेनी पड़ेगी. परमिशन का मतलब लिस्टिंग, और लिस्टिंग का मतलब लीगल रिलेशन का मतलब लिस्टिंग एग्रीमेंट, ये सबके साथ करना पड़ेगा. लेकिन कंटेंट सारे लिस्टिंग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एनएससी का लिस्टिंग एग्रीमेंट अभी ऐसा है ही नहीं. लिस्टिंग एग्रीमेंट फॉर्मेटली प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लॉ, and when the format is prescribed in the law, don't you think we have to go according to that format, and कोई इसके अंदर कोई change customization possible नहीं. Is that clear? And that's why इसलिए practically मैंने उसको बताया क्लास में हम जब पढ़ाते थे हम ये बोलते हैं कि साहब कंपनीज को जो है, हम ऐसे बोलते हैं इन द केस मान लीजिए एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट लिस्टिंग एग्रीमेंट्स आ रही है, तो क्या वो रिक्वायरमेंट उस कंपनी को हर उस स्टॉक एक्सचेंज के रिस्पेक्ट कंप्लाई करनी है जहां जहां लिस्टेड है ना, कि उन सबके साथ आपका लिस्टिंग एग्रीमेंट है और सबके कंटेंट्स आर सेम. तो इफ एनी रिक्वायरमेंट अराइजेज आउट ऑफ अ लिस्टिंग एग्रीमेंट, इट मीन जितनों के साथ आपका लिस्टिंग एग्रीमेंट है सबके रिस्पेक्ट में क्या रिक्वायरमेंट कंप्लाई करनी पड़ेगी. तो हम नॉर्मली क्लास में से बोलते हैं कंपनी हैज टू डू दिस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द स्टॉक एक्सचेंज वेयर द सिक्योरिटी कंपनी आर लिस्टेड. व्हाई? बिकॉज सबके साथ आपका क्या है, लिस्टिंग एंड कंटेंट सेम. अच्छा, अगर एग्रीमेंट अलग अलग होते कैसे बोलते, अलग अलग था, कंटेंट्स अगर अलग अलग होते, एग्रीमेंट तो अलग अलग होंगे, मतलब कंटेंट अगर अलग अलग होते, एंड अगर फॉर्मेट स्टैंडर्ड नहीं होता, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होता, तो क्या ऐसा बोलते, तो हम बोले सर एज पर द एनएससी लिस्टिंग एग्रीमेंट क्लॉज नंबर दिस आपको ये करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनएससी, अगर आपकी कंपनी की शेयर वहां लिस्टेड है, बीएससी की लिस्टिंग एग्रीमेंट क्लॉज नंबर ऐसे बोलते. बट हम ऐसा नहीं बोलते. व्हाई? बिकॉज लिस्टिंग एग्रीमेंट फॉर्मेट इज स्टैंडर्ड, इट कैन नॉट बी चेंज, इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, इट कैन नॉट बी कस्टमाइज. तो स्टैंडर्ड है इसका, तो आप जितनी जगह लिस्टिंग कराएंगे सबके साथ सेम कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर करेंगे,
द कंटेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली द, अभी बताऊंगा लिस्टिंग एग्रीमेंट क्या। देखिए आगे लीगल फ्रेमवर्क दे रखा है एज पर वेरियस कैपिटल मार्केट रेगुलेशन नोटिफाइड बाय सेबी। अच्छा एक चीज बताइए, कैपिटल मार्केट लॉज में, कंपनीज एक्ट में, सब जगह क्या ये रिक्वायरमेंट है कि जब आप पब्लिक इशू ला रहे हैं तो लिस्टिंग कराना है, और लिस्टिंग कराना है इसका मतलब लिस्टिंग एग्रीमेंट में आप एंटर करेंगे। देखिए लिखा एज पर वेरियस कैपिटल मार्केट रेगुलेशन नोटिफाइड बाय सेबी कंपनीज दैट इशू, बता रहे कैपिटल मार्केट लॉ में ज्यादा इशूअर टर्म यूज होता है, दैट्स वाइडर देन कंपनी, are required to enter into listing agreement with the stock exchange as one of the requirements for making public offer। पब्लिक ऑफर लाएंगे इसका मतलब क्या है, लिस्टिंग कराना मैंडेटरी है। लिस्टिंग कराने के लिए अल्टीमेटली परमिशन, परमिशन का मतलब लीगल रिलेशन जो लिस्टिंग है। एक ही बात बोला आपको लिस्टिंग कराना मैंडेटरी है, लिस्टिंग एग्रीमेंट में एंटर करना, बात अल्टीमेटली क्या, दोनों इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। ये मैंडेटरी अगर आप पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटी ला रहे हैं, पब्लिक इशू ला रहे हैं, इट इज मैंडेटरी कि आपको लिस्टिंग एग्रीमेंट के में एंटर होना विद वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज। एंड मैंने बताया था एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा पेड अप कैपिटल होती है, वो आगे पढ़ेंगे। 5 करोड़ कुछ भी नहीं है, तो इधर बोलता है कम से कम एक से ज्यादा, एक्चुअली एक टर्म यूज कर देंगे आगे, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। डेजिग्नेटेड स्टॉक किसी स्टॉक नाम नहीं है। एक कंपनी जब पब्लिक इशू लाती है या और भी कोई, जैसे आप ऑलरेडी लिस्टेड, आप राइट इशू ला रहे हैं, क्या राइट इशू को शेयर की लिस्टिंग करनी पड़ेगी? याद है कंपनी लोग बता रहे एक बार आप लिस्टेड हो गया, अच्छा पहली बार लिस्टिंग कब होती है? आईपीओ। फर्स्ट टाइम लिस्टिंग कब होती है? आईपीओ। उसके बाद आप चाहे कोई भी तरह के शेयर इशू कीजिए, प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे, उसकी भी क्या करनी पड़ेगी? लिस्टिंग। मैं ये बोला था कि साहब आप कोई भी कैपिटल मार्केट ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे आप आईपीओ ला रहे हैं या एफपीओ ला रहे हैं या ऑलरेडी लिस्टेड आप राइट इशू ला रहे हैं, तो हर बार लिस्टिंग कंसेप्ट आएगा। क्या आएगा? और पहली बार लिस्टिंग कंसेप्ट आता है जब आप आईपीओ लाते हैं। सब कंपनी लॉ में मैंने बता रखा है। वैसे भी पहली बार आप पब्लिक इशू लाए दैट इज आईपीओ, उससे पहले तो अनलिस्टेड है, तो आपने लिस्टिंग कराई। आईपीओ में, एफपीओ में, राइट इशू में, मतलब सब जगह लिस्टिंग कंसेप्ट है। कोई लिस्टिंग सिक्योरिटी कंपनी की लिस्टिंग नहीं होती। एक चीज और भी समझिएगा, इट इज नॉट द कंपनी, हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, बट इट इज नॉट द कंपनी विच गेट्स लिस्टेड, इट इज द सिक्योरिटी। क्यों ये चीज करिए, अगर एक कंपनी एक समय लिस्टेड हो गई, कंपनी लिस्टेड हो गई, फिर उस कंपनी की दोबारा क्यों लिस्टिंग होगी? लेकिन दोबारा भी होती है, 10 बार भी होती है। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट द कंपनी विच हैज गॉट लिस्टेड। हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनी है, बट इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है? इट इज द सिक्योरिटीज ऑफ दैट कंपनी विच हैव बीन लिस्टेड। अच्छा सोच के देखिए, एक कंपनी, मैं थोड़ा लिस्टिंग के बारे में थोड़ा सा आपको समझा दूं, भी कुछ कंफ्यूजन और क्लैरिटी आ जाए। मान ले कंपनी इनकॉर्पोरेट हुए 10 साल हो गए, 10 सालों में उसने कई बार शेयर अलॉट किए बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, दैट इज अलॉटमेंट विदाउट इन्विटेशन। पढ़ते हो ना अलॉटमेंट, स्मॉल स्केल पे, कुछ लोग 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 5 लोग ऐसे करके, ठीक है। आपने 10 सालों में कई बार शेयर अलॉट किए बाय अलॉटमेंट विदाउट इन्विटेशन, तो अभी तक पब्लिक इशू नहीं लाया। पब्लिक इशू में क्या होता है? इन्विटेशन एंड देन अलॉटमेंट, लार्ज स्केल पे। आपने कई बार किया अलॉटमेंट विदाउट इन्विटेशन, इज दैट क्लियर? मतलब बिना इन्विटेशन के आपने अलॉटमेंट की है, मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट। कंपनी में पढ़ा ना, प्राइवेट प्राइस ऑफ प्राइवेट एग्रीमेंट विद फ्यू पीपल। अच्छा 10 सालों में ऐसा करके आपने टोटल 2 करोड़ का फंड रेज कर लिया। कितने का? 2 करोड़ रुपए का फंड रेज कर लिया। क्लियर? अब आपके, या मान लीजिए आपके नंबर ऑफ शेयर 2 लाख हैं, और जो आपने ओवर अ पीरियड टाइम इशू किए, नंबर ऑफ अलॉटेज है एक करके, मतलब कई बार प्राइवेट प्लेसमेंट किया, 2 लाख शेयर आपने टोटल इशू कर लिए, लेकिन अभी आप कंपनी क्या अनलिस्टेड है। नाउ यू प्लान टू कम आउट विद एन आईपीओ ऑफ 1 करोड़ शेयर्स। अब आप आईपीओ प्लान करें 1 करोड़ शेयर्स का, नंबर ऑफ शेयर्स, क्या लिस्टिंग कराओगे? सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट और कैपिटल मार्केट लॉ सब जगह रिक्वायरमेंट्स आ जाएगी। तो लिस्टिंग अब 1 करोड़ शेयर की नहीं, 1 करोड़ 2 लाख शेयर की होगी। जो पहले से शेयर थे वो भी लिस्टिंग हुई, मतलब आईपीओ 1 करोड़ शेयर का ला रहे हैं, लेकिन 2 लाख जो पहले से ही आपने अलॉट किए थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द लास्ट 10 ईयर, एंड दैट इज द बाय वे ऑफ प्राइवेट प्ले, उनकी भी लिस्टिंग होगी। तो खाली आईपीओ वाले शेयर की नहीं होगी, पहले वाली की होगी। तो अभी आपके फिलहाल आफ्टर आईपीओ कितने नंबर से लिस्टेड होगी? 1 करोड़ 2 लाख। अब उसके बाद मान लिया आप कुछ दिनों के बाद फिर कोई प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं, लेट से इसमें आप लेट से 50,000 शेयर इशू करते हैं टू सर्टेन पर्सन, इन दैट उसकी भी लिस्टिंग होगी। अब कितने हो गए? 1 करोड़ 2.5 लाख शेयर लिस्टेड हो गए। फिर आपको राइट इशू लाते हैं, मान लिया लेट से 40 लाख शेयर का, उसकी भी लिस्टिंग होगी। बोनस शेयर लाते हैं, कुछ भी, फिर एफपीओ लाते हैं, फिर लिस्टिंग होगी। तो क्या आपको जितनी बार नया शेयर इशू करते हैं उसकी क्या करे? लिस्टिंग। तो एक्चुअली लिस्टिंग कंपनी को रही, सिक्योरिटी की? सिक्योरिटी को रही। बोलते हैं हम लिस्टेड कंपनी, बट एक्चुअली कंपनी डज नॉट गेट लिस्टेड, इट इज द सिक्योरिटी। क्योंकि कंपनी लिस्टेड होती है, इतनी बार लिस्टिंग क्यों करा रहा है? बार बार लिस्टिंग क्यों करा रहा है? और पहली बार लिस्टिंग कब होती है? आईपीओ में। और उस समय खाली आईपीओ वाले शेयर की नहीं होती, आईपीओ प्लस जो पहले से इशू रखे थे बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट उनकी। और उसके बाद एक बार लिस्ट हो गए,
आप जितनी बार भी किसी भी, अब भूल जाइए पब्लिक इशू, आप किसी भी तरीके से शेयर इशू नहीं करेंगे, उसकी क्या करेंगे, लिस्टिंग। उसका रीजन मैं समझाता हूँ। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि पहले से 2 लाख शेयर थे, 1 करोड़ का आपने आईपीओ लाया, 1 करोड़ 2 लाख शेयर लिस्ट करा लिया। अब मान लिया आप किसी एक बंदे को, 2 बंदे को, 5 बंदे को, 10 बंदे को प्राइवेट प्लेसमेंट करें आफ्टर द आईपीओ, मतलब कुछ समय के बाद 50,000 शेयर। अच्छा, तो सामने वाला क्या इंप्रेशन कैरी कर रहा है, आई एम गेटिंग द शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। ऑलरेडी कंपनी लिस्टेड, सारी दुनिया बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। और जो 50,000 शेयर उसको अलॉट किए, उसके अगर हम लिस्टिंग नहीं कराएं, कराना है लॉ के अकॉर्डिंग, नहीं कराएं, क्या विल ही गेट द लिक्विडिटी, विल ही एबल टू सेल द शेयर, दो शेयर 50,000 शेयर थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज? नो। तो देखा, वो तो इस इंप्रेशन में शेयर लगे मुझे लिस्टेड कंपनी के शेयर मिल रहे हैं, इट मीन लिक्विडिटी को प्रॉब्लम है, एनी टाइम आई कैन सेल, वो ये इंप्रेशन कैरी कर रहा है। लेकिन आपने उसको जो शेयर अलॉट किया उसकी लिस्टिंग नहीं कराई, तो विल ही बी एबल टू सेल हिज शेयर टू द थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज? नो। तो डोंट इज अ काइंड ऑफ चीटिंग, इट्स अ काइंड ऑफ चीटिंग। तो इसलिए सेबी ने मैंडेटरी कर रखा है कि वंस यू बिकम लिस्टेड इन द आईपीओ, आफ्टर दैट आप किसी भी मेथड से सिक्योरिटी अलॉट कीजिए, आप पब्लिक इशू मतलब नहीं है, उसकी क्या करानी पड़ी, लिस्टिंग। तो खुद बताइए कि क्या लिस्टिंग एक बार होती है, बार बार होती है? बार बार। जब भी नए सिक्योरिटी इशू करेंगे आफ्टर द आईपीओ, एवरी टाइम यू हैव टू गो फॉर द लिस्टिंग। तो इससे 2 बातें पता लगेगी कि लिस्टिंग एक्चुअली कंपनी की नहीं होती, किसकी होती है, सिक्योरिटीज की होती है। दूसरा, आपको बार बार लिस्टिंग करानी पड़ती है, एंड इसलिए बोलते हैं हम लिस्टेड कंपनी, बट इट्स अ मिसनॉमर। मिसनॉमर था नाम, बहुत चीज है उससे बता ना, चेयरमैन ऑफ द कंपनी बोलते हैं, चेयरमैन ऑफ द कंपनी कोई टर्म ही नहीं होता लॉ के अकॉर्डिंगली। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग। और जो बंदा कॉमन चेयरमैन है, याद है कंपनी लॉ पड़ा कि साहब बोर्ड का जो परमानेंट चेयरमैन वही जनरल मीटिंग का भी चेयरमैन होता है। तो व्हाट हैपेंस एज ए रिजल्ट, उस बंदे को हम कंपनी चेयरमैन बोलते हैं, क्योंकि कंपनी की सारी पावर या तो बोर्ड के पास है, शेयर के पास है। बट ऐसा कंपनी चेयरमैन कोई टर्म नहीं होता, लेकिन बोलते हैं लोग, नहीं बोलते मुकेश अंबानी द चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, बट देयर इज नो टर्म इन लॉ द चेयरमैन ऑफ अ कंपनी। एंड लेकिन लोग यूज करते हैं, इसलिए बहुत सारे टर्मिनोलॉजी यूज कैसे होते हैं, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है उसे बताते लोगों को। सेबी चेयरमैन याद बताया था, बस सेबी चेयरमैन कुछ है ही नहीं। सेबी का बोर्ड ऑफ मेंबर्स और टॉप गवर्निंग बॉडी, उसका जो चेयरमैन है उसको क्या बोलते थे, सेबी चेयरमैन। तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है, उसको समझना। ऐसे हम कंपनी लिस्टेड बोलते हैं, बट एक्चुअली कंपनी लिस्टेड होती है सिक्योरिटी कंपनी विच इज लिस्टेड। इज इट ओके विद एवरीवन? एंड मल्टीपल टाइम लिस्टिंग होती है। पहली बार कब होती है, आईपीओ में। आईपीओ वाले शेयर पहले वाले शेयर, पहले भी सर ऑब्वियसली प्राइवेट प्ले। अच्छा, कोई कंपनी बनते ही इनकॉर्पोरेट होते पब्लिक इशू ले आएगी, सोच के देखो, क्या कोई कंपनी ऐसा पॉसिबल है कि साहब इनकॉर्पोरेट हुई अगले 2 महीने में पब्लिक इशू ले आए? कौन जानता है, क्या क्रेडिबिलिटी है? आप सोचिए, अगर वो पब्लिक इशू लाए कंपनी, आप लगा लोगे? आपसे बोले हम वी आर ओनली 2 मंथ ओल्ड कंपनी, वी आर ओनली 6 मंथ ओल्ड कंपनी एंड यू इन्वेस्ट द मनी, तो आप समझदार हैं तो बाकी लोग भी समझदार हैं। बोले यार कंपनी के क्या क्रेडेंशियल्स हैं, क्या पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं है, अभी तो नई नई कंपनी बनी है। तो कोई भी कंपनी नहीं, कंपनी बनते पब्लिक इशू आते हैं। पहले तो कई सालों तक आप अपनी एक गुडविल बनाते हैं, उसमें खाली क्या था, कंपनी के प्रमोटर, डायरेक्टर, देयर फ्रेंड्स, क्लोज ग्रुप, उनको, कि वो तो लेते हैं, वो कंपनी जुड़े हुए हैं, आम जनता थोड़ी से ले लेगी। अच्छा, पब्लिक इशू में क्या लाखों लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन व्हेन यू रीच टू सर्टेन लेवल, अब आपको ज्यादा दुनिया हमें जानती है, वी हैव अ सर्टेन गुडविल, 8 साल 10 साल 15 साल हो गए कंपनी बने हुए, और हम एक अच्छे लेवल पे आ गए हैं, एंड पीपल नो अबाउट अस, नाउ वी कैन थिंक ऑफ रेजिंग द फंड्स ऑन अ लार्ज स्केल, देन गेट। बट क्या हर कंपनी उस लेवल पर आई जाती है? इसलिए हर कंपनी क्या पब्लिक इशू लाती है? अच्छा, प्राइवेट कंपनी तो अलाउड ही नहीं है पब्लिक इशू, पढ़ा ना कंपनी लॉ में, पब्लिक कंपनी को अलाउड है, लेकिन पब्लिक भी जितनी है, क्या सब पब्लिक इशू ले आती है? आपको एक डेटा बताऊं, जितनी पब्लिक कंपनी से 90% पब्लिक कंपनी आज भी अनलिस्टेड है, मतलब जितनी पब्लिक कंपनी से सिर्फ 10% ही लिस्टेड है। अच्छा, लिस्टेड एम्प्लॉयड वही पब्लिक इशू लेकर आइए। अच्छा, अनलिस्टेड है तो पब्लिक इशू नहीं लाइए, क्योंकि पब्लिक इशू लाती है लिस्टिंग का करना मैंडेटरी है। तो इसलिए उस पॉइंट पर देखा जाए, जितनी पब्लिक, प्राइवेट को भूल जाओ, उसको अलाउड ही नहीं पब्लिक इशू लाना। वैसे भी कैसे लाओगे, 200 से ज्यादा मेंबर ही नहीं हो सकते आपके, पढ़ा ना, नॉट मोर देन 200 पैसे पॉसिबल है, तो प्रोहिबिटेड है कि दे कांट कम आउट विद पब्लिक इशू। पब्लिक कंपनी में भी जितनी पब्लिक कंपनी, 90% पब्लिक कंपनी आज तक पब्लिक इशू लाई, अनलिस्टेड टिल डेट अनलिस्टेड। अगर पब्लिक इशू लाते लिस्टिंग मैंडेटरी है। इसका मतलब खाली पब्लिक कंपनी हो जाना सफिशिएंट नहीं है, वो तो लॉ अलाउ कर रहा है, बट आपको कॉमर्शियली भी तो देखना पड़े, आपकी उतनी गुडविल है, रेपुटेशन है या नहीं, ये जिसपे आपको लाखों लोग हम पे ट्रस्ट करके पैसा लगाएं। नॉट एवरी कंपनी कैन रीच टू दैट लेवल। हर चीज देखिए, काम करने वाले, सेम काम करने वाले 50 लोग होते हैं, सेम काम करने पर, बट हर आदमी हर उस लेवल पर थोड़ी पहुंच पाता है, सर्टेन। तो जो सेलेक्टेड कंपनी पहुंच पाती है, वो भी कुछ सालों के, ऐसा नहीं कंपनी बनते ही, कोई भी एक दिन में गुडविल नहीं बनती है, तो 10 साल 12 साल 15 साल, एंड उसके बाद दे प्लान फॉर द पब्लिक। लेकिन नॉट अगेन, जो पहुंच पाते उस लेवल पे वो लाते हैं, जो पहुंच ही नहीं पाते वो नहीं लाते, वो हमेशा अनलिस्टेड होते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, पब्लिक कंपनी होने के बाद भी हमेशा क्या है, अनलिस्टेड। एनीवे, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगे साहब लिस्टिंग कंसेप्ट किस तरीके, स्टेजेस कैसे आपको चलती है ना। मैं एक चीज बता रहा था कि साहब, जैसे आप पब्लिक इशू ला रहे हैं या राइट इशू ला रहे हैं, और आपको लिस्टिंग करानी है, ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, तो राइट इशू लाओगे या कुछ भी लाओगे तो क्या लिस्टिंग करनी है।
तो उसमें ना ये आपको एक स्टॉक एक्सचेंज को आपको नाम देना पड़ेगा कि साहब ये हमारा डेजिग्नेटेड है, उसका मतलब ये कि हमारा मेन स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन इवेंट वाइज होता है, ये परमानेंट कंसेप्ट नहीं है। मैंने बोला नाम नहीं है स्टॉक एक्सचेंज का। मान ली एक्स लिमिटेड कंपनी आईपीओ ला रही है, आईपीओ बोला कि साहब एनएससी को हमारा डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज है, इसका नाम तो एनएससी है। डेजिग्नेटेड का मतलब हमारे आईपीओ में ये मेन स्टॉक एक्सचेंज है, कई सारी फॉर्मेलिटीज हैं, विल ओनली कंप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज दैट एनएससी। लेट्स एग्जांपल लिया, अब ये बोल रहा है साहब, लॉ बोलता है अगर आपकी कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको डेजिग्नेटेड के अलावा एक स्टॉक एक्सचेंज और जगह लिस्टिंग करानी है, कम से कम 2 जगह करानी है। डेजिग्नेटेड है, अच्छा एक ही अगर है तो वही डेजिग्नेटेड हो जाएगा, और एक से ज्यादा है तो क्या होगा, यू हैव टू चूज कि विच, वो आपके प्रोस्पेक्टस वगैरह सब जगह मेंशन होगा। राइट इशू होता है, लेटर ऑफर मेंशन होगा, ये हमारा राइट इशू में लेटर ऑफर होता है, पढ़ा ना, उसमें क्या होगा, डेजिग्नेट नाम होगा, ये साहब ये हमारा, मतलब उसके अलावा एक और लेना है आपको। अगर आपकी कैपिटल 5, आपको लगता है कि साहब 5 करोड़ कुछ भी होता है, हम जब पब्लिक इशू है लिस्टिंग में लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं तो 5 करोड़ इज नथिंग, इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। इसलिए उस ऑलमोस्ट हर कंपनी को क्या कम से कम 2 स्टॉक में लिस्टिंग आनी है, उसमें से एक आपका क्या रहेगा, डेजिग्नेटेड। अच्छा ये इवेंट वाइज होता है, मान ली कंपनी अभी आईपीओ लाई, एनएससी बीएससी दोनों जगह लिस्टिंग करा रही है, क्योंकि आपकी 5 करोड़ से ऊपर, आपने एनएससी को डेजिग्नेट बना रखा है, आप 4-5 साल का राइट इशू ला रहे हैं, वहां फिर एनएससी बीएससी राइट इशू से फिर बता ना, फिर नए शेयर की लिस्टिंग होगी, तो उसके लिए एनएससी में दोनों जगह लिस्टिंग करा रहे हैं नए शेयर जो राइट इशू में, लेकिन उसमें बीएससी को क्या बना रखा है, डेजिग्नेट बना सकते हैं। इवेंट वाइज है, ये परमानेंट कंसेप्ट नहीं होता, उस पर्टिकुलर इवेंट में ये मेरा एंड वंस दैट इवेंट इज ओवर, डेजिग्नेट का मतलब खत्म हो गया। मतलब उस इवेंट में हम जहां जहां लिस्टिंग करा रहे हैं उसमें ये हमारा मेन स्टॉक है। मेन का मतलब कुछ फॉर्मेलिटी, लिस्टिंग तो दोनों जगह करा रहे हैं, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटी इन दैट इवेंट, जब तक वो इवेंट है, पब्लिक इशू, राइट इशू, हम उसके रेस्पेक्ट में सारे स्टॉक एक्सचेंज के रेस्पेक्ट, हम एनएससी में डेजिग्नेट में खाली उसके बीएससी के रेस्पेक्ट, ऑल्दो लिस्टिंग करा रहे हैं बट उसके रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, ये कंसेप्ट होता है। तो लॉ बोलता है अगर ये 5 करोड़ से अबव है तो उस केस में डेजिग्नेटेड के अलावा एक जगह और कराना पड़ेगा। मैंने बताया था जब कंपनी को लगता है कि जब 2 जगह कराना ही है तो व्हाई नॉट ऑन गुड स्टॉक एक्सचेंज, एंड विच आर द गुड स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी। बता रहे इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि जितने भी पब्लिक इशू, जितने भी नई कंपनी लिस्ट होता है, आईपीओ आ रहा है, नई कंपनी लिस्ट होने का मतलब क्या है, पहली बार लिस्टिंग होती है आईपीओ में, जितनी भी कंपनी का आईपीओ है खाली एनएससी बीएससी लिस्टिंग कराना है। और बताया था जो पहले से कंपनियों ने बहुत सारे, पता ना पहले तो होता कि पहले क्या था, नेशन वाइड इंटरकनेक्टेड ट्रेडिंग टर्मिनल की फैसिलिटी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो कंपनी क्या करती, जितने अलग अलग शहरों के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराते थे, उससे फायदा क्या होता था, क्या उस शहर के इन्वेस्टर को आप लिक्विडिटी इंश्योर कर रहे हैं, और उससे उस शहर के लोगों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सब पब्लिक इशू में अप्लाई करेंगे, रेस्पॉन्स देंगे, दैट वाज द आइडिया। बट आज के दिन आप एनएससी बीएससी लिस्टिंग पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी इन्वेस्टर बैठा, सबको क्या मिल रही है, पता, अब अगर जाके ट्रेडिंग करते हैं थ्रू देयर स्टॉक ब्रोकर जिनके पास इंटरकनेक्टेड ट्रेडिंग टर्मिनल, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बताता आप और जगह आप पूरे जस्ट बाय गेटिंग यू लिस्टेड ऑन 2 स्टॉक एक्सचेंज, इवन 1, वो तो लॉ की रिक्वायरमेंट है कि सब 5 करोड़ से ज्यादा है, अगर एक में भी एनएससी बीएससी में क्या पूरे हिंदुस्तान के इन्वेस्टर को आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करें, उसको कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन पहले जब ऐसा फैसिलिटी नहीं थी तो क्या होता था, क्या इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर ऑफ मोर एंड मोर सिटी, दे वर अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टमेंट फॉर मोर एंड मोर सिटी, वो कई 10-10 स्टॉक में लिस्टिंग कराते थे। अच्छा लेकिन अब क्या उसका कोई फायदा है, इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, बाकी सबसे क्या करा रहे हैं, डी लिस्टिंग एनएससी बीएससी को छोड़ के। तो इम्पैक्ट मैंने बताया था क्या हो रहा है कि साहब कोई कहते ना, एक दुकानदार है, नया ग्राहक आ नहीं रहा, अब पुराने जो ग्राहक रेगुलर बने वो टूट रहे हैं, तो क्या होगा, दुकान बंद करनी पड़ेगी ना। तो बाकी स्टॉक एक्सचेंज की हालत यही है कि पुरानी जितनी कंपनियां लिस्टेड थी वो डीलिस्टिंग करा रहे, क्या उनका रिलेशन खत्म हो रहा स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा आफ्टर डीलिस्टिंग विल दे रेगुलरली पे द लिस्टिंग फीस टू दैट स्टॉक एक्सचेंज, नो, उसको क्यों पे करेंगे, जिससे आपकी डीलिस्टिंग हुई, आपका कोई रिलेशन नहीं है और नई कोई कंपनी लिस्टिंग करा नहीं रही। तो इम्पैक्ट क्या हो रहा है, एनएससी बीएससी के पास ही सारा काम है, बाकी स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, काफी सारी रिपोर्ट्स आ रही है कि फ्यूचर में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज बंद हो जाएंगे, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज बंद, क्योंकि काम ही नहीं, दे डोंट हैव एनी वर्क। एनीवे देखिए, अब ये बोला फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ लिस्टिंग। अब देखो लिस्टिंग एग्रीमेंट के बेसिकली जो मैं प्रोविजन बता रहा हूं, क्या मैं कंटेंट जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है क्या वहां से बता रहा हूं, एक्चुअली लिस्टिंग एग्रीमेंट का जो फॉर्मेट लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है तो उसके अंदर दे रखा क्या क्या चीजें हैं, मैं वहीं से बता रहा हूं। इसका बताता था लिस्टिंग एग्रीमेंट स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड कोई स्टॉक एक्सचेंज को कस्टमाइज नहीं कर सकते। देख क्या क्या लिखा हूं। अच्छा एक बात और बताता हूं, लिस्टिंग एग्रीमेंट अभी जो है वो कैसा, जिसका जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये खाली बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा है, उसका रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों है। ये सिर्फ आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा है, इसमें ना बहुत डिटेल में कुछ भी नहीं, जैसे बोला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंट कंटेन द बेसिक लीगल फ्रेम, वैसे ये खाली बेसिक बात बता रहा है। डिटेलिंग के लिए हमें और जगह जाना पड़ेगा, उसका रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों किया उन्होंने। पहले पढ़ते हैं, देखिए
Following are the important provisions of listing agreement. The issuer shall comply with the extent with prevailing provisions of all the applicable statutory enactments means laws governing the issuance, listing and continuous listing. मतलब क्या, जितने भी लॉज हैं जो इश्यू ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड है, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड है और कंटिन्यूड लिस्टिंग, मतलब एक बार लिस्टिंग हो उसके बाद आप कंटिन्यू लिस्टेड रहें, उससे रिलेटेड है, उन सारे लॉज को जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं और जो प्रिवेल कर रहे हैं उस समय, प्रिवेल करना जो भी उस समय आपको अप टू डेटेड अमेंडेड लॉ है वो आपको फॉलो करना। अच्छा बताइए, इन्होंने कोई लॉ बताया है? एक सिद्धांत दे दिया ना कि साहब जितने भी गवर्निंग लॉज हैं किससे रिलेटेड, इश्यूएंस सिक्योरिटी, लिस्टिंग सिक्योरिटी एंड कंटिन्यू लिस्टिंग जो आप पे अप्लाई होते हैं वो सब आपको कंप्लाई करना है। मैंने बोला खाली बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं। फिर ये बोला फर्दर। अच्छा जी बताइए, मान लिया एक कंपनी पे रिगार्डिंग द इश्यूएंस सिक्योरिटी को लॉ लगता है और कंपनी ने उसे कंप्लाई नहीं किया और नहीं कंप्लाई करने के लिए उस लॉ के अंदर पेनल्टी दे रखी है, क्या वो पेनल्टी अट्रैक्ट हो जाएगी? क्या वो ब्रीच ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट भी होगा? वो तो होगा ही होगा कि उस लॉ की पेनल्टी तो लगेगी लगेगी क्योंकि आपने लॉ, लेकिन क्या ब्रीच ऑफ लिस्टिंग, क्योंकि लिस्टिंग एग्रीमेंट क्या कह रहा है कि आपको ये फॉलो करना है, इसका क्या ब्रीच ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट के प्रोविजन में अट्रैक्ट हो जाएंगे, डबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपने वो लॉ नहीं कंप्लाई किया जो आप पे अप्लाई हो रहा है, उस लॉ के अंदर जो पेनल्टी दे रही फॉर नॉन कंप्लाई वो तो लगेगी। In addition to that, it will also become a case of breach of listing agreement. Why? Because listing agreement says that you have to follow that, and you don't follow that. इसका मतलब क्या है? You didn't follow that. What does it mean? It's a breach of listing. आपने listing agreement content को apply नहीं किया। तो मैंने बताया ये लॉ डायरेक्टली एक्चुअली ये नहीं बता रहा आपको ये करना है, ये बोला है साहब आपको बेसिकली एक तो ना एग्जैक्ट लीगल प्रोविजन लिखे हो, ये सिंपली बोला जो आप पे अप्लाई हो रहा है सब फॉलो करना है। तो मैंने बोला साहब बेसिक स्ट्रक्चर खाली दे रहा है, कंटेंट उसका रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों किया उन्होंने। नेक्स्ट ये फर्दर इश्यूअर शैल कंप्लाई विद द फॉलोइंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए द सेबी एलओडीआर लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, देखो मैंने बोल्ड भी किया, और डिस्क्लोजर रेगुलर। अच्छा देखिए आप लिस्टिंग एग्रीमेंट में वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स क्या दे रखी है कि साहब आपको ये लॉ फॉलो करना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था डायरेक्टली ये लॉ नहीं पढ़ना चाहिए, हमें कहते हैं लॉ का सोर्स कहां से है एक्चुअली। अच्छा देखो बोले ये लॉ बना हुआ है, तो फ्रॉम वेयर आई कम टू नो दैट अ कंपनी विच इज लिस्टेड हैज टू फॉलो दिस लॉ, ये मुझे कहां से पता लग रहा है? इस लॉ में तो नहीं लिखा हुआ, आप एलओडीआर रेगुलेशन पढ़ के देख लीजिए, नहीं लिखा हुआ। तो ये आया कहां से? तो ये लिस्टिंग एग्रीमेंट से, लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर ये दे रखा है वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स लिस्टिंग एग्रीमेंट कंपनी हैव टू फॉलो दिस। इसका इसलिए मैंने बताया ना मैं आऊंगा एलओडीआर रेगुलेशन पे, लेकिन पहले सोर्स बताना कि साहब आई कहां से बात। एक्चुअली क्या होता है सबसे लूज एंड छोड़ दो, ये आपकी स्टडीमेंट में ये कर रखे हैं, कुछ भी डाल दिया, तो पढ़ने से पता नहीं चलता कौन सा छोर कहां से शुरू हो रहा है कहां खत्म हो रहा है। पर हमेशा बोलते हैं हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है, उससे आपको पता लगा हम ये चीज यहां शुरू कर रहे हैं यहां खत्म कर रहे हैं, वो चीज स्टार्टिंग ने बीच की चीज दे दी, तो होता है जब पढ़ भी लोगों ने अल्टीमेटली पता ही चला कर आई चीज कहां से। अब देखो इससे पता लग रहा है द इश्यूअर शैल कंप्लाई विद द फॉलोइंग वन, द SEBI listing obligation disclosure requirements regulation 2015 and the other applicable regulation guidelines circular as may be issued by SEBI from time to time. The relevant bylaws regulation circular notice guideline as may be issued by the exchange from, अच्छा ऊपर क्या लिखा है, एक तो स्पेसिफिक रेगुलेशन, उसके बाद SEBI जो इशू करेगा, अभी क्या है जो स्टॉक एक्सचेंज इशू करेगा, कौन इशू करेगा? स्टॉक एक्सचेंज। एंड सच द डायरेक्शन रिक्वायरमेंट कंडीशन एज मे बी इम्पोज्ड बाय SEBI एंड स्टॉक दोनों। अच्छा ऊपर क्या था सर्कुलर गाइडलाइन, अब क्या है डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन जो SEBI। अच्छा डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन कोई सर्कुलर नहीं, गाइडलाइन नहीं है, जो भी ऑर्डर पास करे कौन? SEBI भी और स्टॉक एक्सचेंज, उसको आपको फॉलो करना है फ्रॉम टाइम टू टाइम। अच्छा इसका मतलब आपको ये सारे नॉर्म्स आपको फॉलो करने हैं, क्लियर। एंड इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? SEBI LODR रेगुलेशन, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन आपको फॉलो करना है। अब एक बार पढ़ लेते हैं, मैं अभी इसमें कुछ इंटरप्रिटेशन दूंगा आपको। देखिए नेक्स्ट इज that it shall pay listing and such other fees, बताता ना लिस्टिंग फीस पे करनी पड़ती है, ये भी लिस्टिंग एग्रीमेंट लिखा हुआ। that it shall pay the listing and such other fees of fines as may be specified or levied by the stock exchange from time to time within the prescribed period। मतलब लॉ में टाइम पीरियड होगा कि साहब लिस्टिंग फीस इतने दिन में पे करनी है, ईयरली बेसिस होगी, ईयरली बेसिस में कब ड्यू होगी, कितना टाइम मिलेगा टू मेक द पेमेंट, सबको लिस्टिंग एग्रीमेंट में लिखा हुआ है एंड उसके हिसाब से आपको पे करना है। अच्छा इसके अलावा अगर कोई फाइन आपके पास स्टॉक एक्सचेंज लगा देता है, आप इम्पोज कर क्या बिकॉज ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस और दैट, क्या वो भी पे करना है? यस। एंड ये भी लिस्टिंग एग्रीमेंट में अगर नहीं पे करोगे ना डबल है, तो नहीं पे करना वो एक डिफॉल्ट है, प्लस ब्रीच ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट अलग हो जाएगा, बिकॉज एज अ पार्ट ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट। नेक्स्ट दैट इट शैल कीप इंटीमेटेड द एक्सचेंज अबाउट चेंज इन इन्फॉर्मेशन डिटेल्स ऑफ द इश्यूअर। अच्छा बताइए जब कोई कंपनी लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन लगाएगी तो एप्लीकेशन के साथ कंपनी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, हाँ ना, lot of documents of the company will be along with the listing application,
कंपनी के मेमोरेंडम, आर्टिकल, डिटेल्स ऑफ योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बहुत सारी इन्फॉर्म, जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट जब करते हैं ना, इनकॉर्पोरेशन के समय क्या INC 32 स्पाइस में जब ROC को एप्लीकेशन लगाते हैं, क्या उसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट जाते हैं? उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको बहुत सारा, अच्छा एक बताइए, जब आपने लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन लगाई थी फॉर सीकिंग द परमिशन फॉर ट्रेडिंग, उस समय आपने एप्लीकेशन के साथ अपनी कंपनी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगाए थे। फ्यूचर में उन डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंज होगा, विल यू इंटीमेट द स्टॉक एक्सचेंज नॉट, विल यू कीप द स्टॉक इन्फॉर्म्ड और नॉट? क्या सेम कंपनी लॉ में पढ़ते, आपने मेमोरेंडम आर्टिकल फाइल किए, आपने और चीजें फाइल की, अपने डायरेक्टर डिटेल याद है, शुरू में हम फाइल करते हैं DI-12 एंड ऑल दैट, याद है? अगर कोई चेंज होगा क्या उसकी इंटीमेशन बार बार देंगे? यस, सेम लॉजिक यहाँ भी है, क्योंकि एप्लीकेशन लगाते समय फॉर लिस्टिंग आपको अपनी कंपनी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, ठीक है? एंड आप फ्यूचर में उन डॉक्यूमेंट्स में इन्फो कोई चेंज होगा, विल यू ऑलवेज कीप द स्टॉक इज अपडेटेड और नॉट? यस, एंड उसके चेंजेस की इंटीमेशन आप देंगे। नेक्स्ट, द एडमिशन एंड कंटिन्यूड एडमिशन। एडमिशन मीन्स जो सिक्योरिटी आपकी वहां पे एडमिट हो गई, परमिशन मिल गई फॉर ट्रेडिंग, दैट इज एडमिशन। एडमिशन का मतलब दो सिक्योरिटी हैव बीन गिवन द परमिशन फॉर ट्रेडिंग। द एडमिशन एंड कंटिन्यूड एडमिशन ऑफ सिक्योरिटी टू डीलिंग्स ऑन द एक्सचेंज, मतलब किस बात की एडमिशन? टू डील, वो स्टॉक इसमें डील हो सकती है। इज सब्जेक्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सचेंज एंड सब्जेक्ट टू द पावर्स ऑफ द एक्सचेंज टू प्रोहिबिट, सस्पेंड और विड्रॉ द लिस्टिंग ऑफ, मतलब क्या है? आपको अगर परमिशन मिल गई लिस्टिंग की और फ्यूचर में कंटिन्यूड, लेकिन कभी भी उसके ऊपर सस्पेंड कर सकता है, कभी भी डीलिस्ट कर सकता है, इस तरह। अच्छा, उसका नॉर्म्स होगा, उसके भी नॉर्म्स होगा, बट वो कर सकता है एट द डिस्क्रिप्शन। अच्छा, डिस्क्रिप्शन विल बी आर्बिट्रेरी बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक, लेकिन इससे आप ये कंसेप्ट पढ़ोगे कंपल्सरी डीलिस्टिंग। स्टॉक एक्सचेंज बाय वे ऑफ पनिशमेंट आपकी सिक्योरिटी डिलीट कर रहा है, क्या इससे डिराइव हो रहा है? ये पावर दे रखी है आपकी सिक्योरिटी की ट्रेडिंग सस्पेंड। सस्पेंड का तो आप लिस्टेड हैं, लेकिन आपके लिए 10 दिन की सस्पेंशन कर दिया, मतलब 10 दिन तक आपके शेयर ट्रेड नहीं हुए। क्या ये सब इस पॉइंट से निकल के आ रहा है? यस। अब देखो ये लिस्टिंग है फॉर्मेट, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट में जो दे रखा है वही मैंने बता दिया। अच्छा, एक्चुअली जैसे आप मान लो फॉर्मेट ये है, द कंपनी विल हैव, द इश्यू विल हैव टू कंप्लाई विद द फॉलोइंग, ये फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो मैं वहीं से बोला लिस्टिंग एग्रीमेंट के क्या है कंटेंट्स है, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अरे एक चीज देखो आप, इसके अंदर उन्होंने कोई भी डिटेल में कोई लॉ लिखा है? ऑलरेडी जो लॉज बने हुए हैं या फ्यूचर में जो सर्कुलर, गाइडलाइन, डायरेक्शन, ऑर्डर, उन सब के बारे में लिख दिया कि आपको फॉलो करना है, मे बी बाई इशूड बाय सेबी और स्टॉक एक्सचेंज, और आपको फीस पे करनी है, और आपको स्टॉक एक्सचेंज चाहे तो डीलिस्ट कर सकता है, इस तरह की बात आपको दे रखी है। मतलब इसके अंदर क्या डिटेल्स दे रखा है ये लिस्ट, या इट इज ओनली अ बेसिक स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर। अब मैं आपको कुछ 2-3 चीजें बता दूं, ध्यान सुनिएगा। एक तो मैंने बताया कि साहब जितनी चीजें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लिस्ट में फॉलो करनी, अगर उनमें नॉन कंप्लायंस हुआ तो उस लॉ के अंदर वो पेनल्टी, वो तो अट्रैक्ट होगी, साथ में ब्रीच ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट केस अलग बनेगा, 2 केस बन जाएंगे, ठीक है? अब देखिए आप एक चीज में देखिए, यहाँ पे अब देख रहे हैं 2015 का लॉ है। अच्छा, इससे पहले सेबी एलओडीआर रेगुलेशन ऑब्वियसली नहीं थे 2015 से पहले। ये आपको 1 दिसंबर 2015 से इफेक्टिव है। कब से? 1 दिसंबर 2015 से इफेक्टिव हुआ। अच्छा, एक होता है कि साहब एलओडीआर रेगुलेशन 2015 हम बोल रहे हैं, हो सकता है इससे पहले भी ईयर कुछ और होगा। जैसे उसे पता सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, उससे पहले भी था 2009 की, उससे पहले 2000 का था, उससे पहले 92 का था, बताया था। लेकिन एलओडीआर रेगुलेशन ये पहले है, मतलब इससे पहले कोई एलओडीआर रेगुलेशन नहीं था, मतलब इससे सिमिलर कोई लॉ। लेकिन क्या था मैं समझा देता हूं। ऑल्दो ये सब चीजें कोई पूछेगा नहीं कि पहले क्या था, लेकिन शुड नो समथिंग, ठीक है? जो ओल्ड पैटर्न था, जो अभी 2015 के पहले पहले चल रहा था, वो क्या था? अच्छा, लिस्टिंग एग्रीमेंट तो उस समय भी होते होंगे, हाँ है ना? लिस्टिंग में होते नहीं होते होंगे? कंपनी जब लिस्टिंग का तो एक रिलेशन बनता होगा, उस लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर ही डिटेल में चीजें दे रखी थी कि आपकी जब बोर्ड मीटिंग होगी तो आपको बोर्ड मीटिंग से इतने दिन पहले ये इंटीमेट करना है, बोर्ड मीटिंग के बाद ये इंटीमेट करना है, एजीएम से पहले ये करना है, सब कुछ आपको लिस्टिंग एग्रीमेंट में डिटेल में लॉ दे रखा था। समझ रहे हैं? मतलब ऐसे नहीं लिखा होता जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं। तो मतलब इट वाज नॉट कंटेनिंग बेसिस, जो कंटेनिंग डिटेल लॉ कि आपको क्या क्या करना है वंस यू बिकम लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। इज दैट क्लियर? अब जब लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर ही सब कुछ दे रखा था, तो उस कारण से लिस्टिंग एग्रीमेंट में सब कुछ दे रखा था, उस कारण से आपको अलग से कोई रेगुलेशन की जरूरत नहीं थी। लेकिन इससे एक समस्या आने लगी, क्या? इसलिए हम पहले ऐसे बोलते थे, अच्छा लिस्टिंग में कंटेंट को क्लॉज बोलते, क्लॉज नंबर 1, 2, 3, सेक्शन नहीं बोलते, क्या बोलते? क्लॉजेज। तो हम बोलते थे कंपनी अकॉर्डिंग टू द क्लॉज नंबर 13, क्लॉज नंबर 15, 16 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट, खाली लिस्टिंग एग्रीमेंट बोलते थे। अगेन
अच्छा ये लिस्टिंग एग्रीमेंट एक्चुअली इसका भी स्टैंडर्ड पहले फॉर्मेट था लेकिन डिटेल था, मतलब कंटेनिंग द डिटेल लॉज। हम बोलते एज पर क्लॉज नंबर 16 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट कंपनी हैज टू कंप्लाई विद सो एंड सो इन रिस्पेक्ट ऑल द स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटी कंपनी आर लिस्टेड। क्या ये डायरेक्टली लिस्टिंग एग्रीमेंट में रिक्वायरमेंट जो बता रहा हूँ कि साहब ये करना है वही लिखा होता है, क्लॉज 16 में लिखा हुआ, क्लॉज 15 में अलग अलग क्लॉज होते थे, हम ऐसे बोलते थे। लेकिन उसमें एक समस्या होती थी, मान ले कंपनी एक्स लिमिटेड एनएससी पे भी लिस्टेड है, बीएससी पे लिस्टेड है, दोनों के साथ लिस्टिंग एग्रीमेंट है ना। मान लिया और ये लिस्टिंग एग्रीमेंट फिर वही बात, होते अलग अलग थे लेकिन फिर फॉर्मेट क्या स्टैंडर्ड था, सेबी से आपको सेबी प्रिस्क्राइब कर रखा था, ऐसा वो सेम होता था। ये नहीं कि अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज के फॉर्मेट अलग अलग है, अलग अलग बनेंगे बट फॉर्मेट अलग नहीं, फॉर्मेट इज सेम। लेकिन दिक्कत ये आती है जब एग्जैक्ट डिटेल में कंटेंट्स दे रखे लॉ में, अगर सेबी मतलब उसमें कोई चीज चेंज कराता है तो क्या इनको फिर से नए लिस्टिंग एग्रीमेंट में एंटर करना पड़ता था? हाँ ना, क्योंकि पुराना लिस्टिंग एग्रीमेंट में कुछ और है और सेबी ने ऑर्डर कर, अल्टीमेट लिस्टिंग में कंट्रोल किसका है? सेबी का। तो उस पॉइंट पे जब बार बार ये दिक्कत आती थी, लेकिन अब मुझे बताइए अब जैसा लिस्टिंग एग्रीमेंट है नए पैटर्न में, क्या दिक्कत आएगी? मान ली सेबी एलओडीआर रेगुलेशन को अमेंड कर देता है और हुई 2015 के बाद कई बार अमेंडमेंट हो गए, हम 2019 में खड़े हैं, कई बार अमेंडमेंट हो गए, क्या आपको लिस्टिंग एग्रीमेंट को छेड़ने की जरूरत है क्या? लिस्टिंग एग्रीमेंट तो हम कुछ बोल ही नहीं, हम तो खाली बोले आपको एलओडीआर रेगुलेशन फॉलो करना है, तो जो भी उस समय एप्लीकेबल वो फॉलो करना है। तो सेबी तो अपने अपने लॉ जो रेगुलेशन बना रहे वो चेंज करता रहा है, उसका ऑटोमेटिक इफेक्ट लिस्टिंग एग्रीमेंट में आ रहा है। क्या मुझे लिस्टिंग में छेड़ने की जरूरत है क्या? नो। तो इन्होंने इसलिए पैटर्न को चेंज कर दिया, एंड इसलिए अलग से कह सकते हैं पहले जो डिटेल कंटेंट लिस्टिंग एग्रीमेंट में थे उसको निकाल के अलग से एक लॉ बना दिया, उसका नाम क्या दिया? सेबी एलओडीआर, डिटैचमेंट कर दिया। और आपको लिस्टिंग एग्रीमेंट को खाली बेसिक स्ट्रक्चर ही बना दिया, खाली क्या बना दिया? डिटेलिंग सारी निकाल के एक लॉ का नाम दे दिया, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। दिस इज द थिंग हाउ द पैटर्न हैज बीन चेंज। इसका फायदा ये होता है अब आप डिफरेंट लॉज में सेबी चेंज करता रहे, लिस्टिंग एग्रीमेंट को छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप इफेक्ट आ जाए, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि साथ जो भी एप्लीकेबल लॉ है या जो भी उस समय प्रिवेलिंग आपको एलओडीआर रेगुलेशंस आपको फॉलो करना है, क्या ऑटोमेटिकली इंपैक्ट आ जाएगा? ये सुनो, ये पैटर्न में चेंज आया है, एंड इसलिए इस तरह का जो अलग से लॉ है तो आप कह सकते हैं लिस्टिंग एग्रीमेंट भी है और लॉ भी है। पहले क्या था? लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर ही लॉ कवर था, अलग से नहीं था। तो पैटर्न वन है टू अंडरस्टैंड, उसके पीछे रीजनिंग क्या है ये मैंने समझा दी, किस कारण से चेंज आपको किया गया, चीजों को बेटर करने के लिए। जैसे क्या होता है बार बार लिस्टिंग एग्रीमेंट को छेड़ा ना जाए, एंड दैट्स द आइडिया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? जैसे एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसे हम लीगल जो एग्रीमेंट्स बनाते हैं, तो इसकी बात है जनरल बात हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है और कोई चीज ऐसी है जो फ्यूचर में चेंज हो सकती है और उस एग्रीमेंट में उसका 20 जगह रेफरेंस है, तो हम लिखते नहीं है 20 जगह, एक जगह लिख देंगे और उसको लिख देंगे हियर इन आफ्टर रेफर टू एज, उसका एक नाम दे देंगे। उससे फायदा क्या होगा? फ्यूचर में चेंज करना, खाली एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा, बाकी सब जगह अपने आप इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन मैं मान लिया कोई डायरेक्टर की सैलरी है, उसके साथ एग्रीमेंट बन रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर मान लिया, और वो सैलरी 20 जगह आपने एग्रीमेंट में लिख दी, तो अमेंडमेंट जब करोगे क्या होगा? 20 जगह अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन आपने एक जगह लिख दिया, आप हियर आफ्टर रेफर टू सेट रेम्यूनरेशन, अब क्या हुआ? आपने क्या करना है, जहां अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड है वो चेंज कर दिया, बाकी सब सेट रेम्यूनरेशन अपने आप कवर हो गया। ये सुनो, ये तरीका होता है, स्मार्ट ड्राफ्टिंग होती है, जिससे क्या होता है कि आपको इतनी जगह छेड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं तो क्या होगा? सारी जगह जहां जहां अमाउंट लिखा सब जगह चेंज करना पड़ेगा। वही चीज उन्होंने भी किया है, इस स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है, जिससे कि आपको अब लिस्टिंग एग्रीमेंट को बार बार छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप जो भी लॉज में सेबी को चेंज करना करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पे ऑटोमेटिक इफेक्ट आ जाएगा, ऑटोमेटिक इफेक्ट आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है? एंड दैट इज द चेंज इन द पैटर्न, दैट इज द चेंज इन द पैटर्न। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूंगा, आपने अभी लिस्टिंग एग्रीमेंट का कंटेंट पढ़ा। अच्छा, जब कोई कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज के ये एग्रीमेंट साइन करती है तो अच्छा स्टार्टिंग कैसे हो रही है? फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट, ईश्वर को ये करना है, ईश्वर को ये कंप्लाई करना है, ईश्वर ये पे करेगा। कहीं लिखा होगा स्टॉक एक्सचेंज ये करना है? तो मैंने आपको क्या बताया था, कई बार लिस्टिंग एग्रीमेंट में सवाल ही उठ जाते हैं कि साहब ये बेसिक कंसेप्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट एवरी पार्टी हैज सर्टेन राइट्स एंड सर्टेन ऑब्लिगेशन, या स्टॉक एक्सचेंज क्या ऑब्लिगेशन है? ये तो सारे के सारे ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है? ईश्वर के ऊपर है। तो इसलिए कई बार सवाल उठ जाता है कि टेक्निकली तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिख रहा, बट ये कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे? यूनिकनेस है इसकी, ये यूनिकनेस है कि यहाँ पे सारी ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है? आपको ऑन द ईश्वर। एक, क्योंकि आप कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी ऑब्लिगेशन पहले ही फुलफिल कर दी जब उसने आपको परमिशन दे दी फॉर लिस्टिंग, इस ट्रेडिंग की आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो खुद भी बहुत सारे लॉ से रेगुलेट। अच्छा, क्या सेबी का भी रोल है? पढ़ा है CRA ऑन द, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज।
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, इसलिए वो ऐसा नहीं कि वो अनरेगुलेटेड, उसके बाद बहुत कुछ पहले ही लग रहा है। ये तो इसलिए कई बार लोग इसको क्वेश्चन उठा देते हैं, बट ये कैसे ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे सारी ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है। अच्छा, एक और बात, जब एक मान ली एक कंपनी एक लिमिटेड एनएससी के साथ एग्रीमेंट कर रही है या बीएससी के साथ कर रही है, तो कह सकता हूं कि साहब जैसे कि एग्रीमेंट के कंटेंट को देख क्या लग रहा है, एनएससी उसको बोला तुम्हें ये करना पड़ेगा, है ना। एक पार्टी दूसरे पार्टी को बोल रहा है कि आपको एक, अच्छा तो कंपनी का ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स होम स्टॉक एक्सचेंज। तो कई बार ये भी हम बोलते थे स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ रेगुलेटर, उसने बताया था ना, ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ रेगुलेटर, रेगुलेट ही तो कर रहा है, आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो कई बोलते हैं सर स्टॉक एक्सचेंज एक तरफ से कमर्शियल बॉडी है, कमर्शियल बॉडी इन द सेंस दैट इट इज प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, बदले में फीस ले रहा है, ठीक है, वो तो कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो गई, साहब मैं आपको एक कुछ फैसिलिटी तो बदले में चार्जेस ले रहा हूँ। और दूसरा कह सकते हैं इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ रेगुलेटर। अब ये बड़े अच्छे क्वेश्चन बन देते हैं, वो अलग बात है कि हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में पता है, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है और जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसके अंदर कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन बहुत ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। मैं एक बार ऐसे, आप जानते हैं CNBC वगैरह आते हैं, उसमें बड़ा अच्छा एक बंदा सम स्पीकर ऑन सम रिलेटेड कैपिटल मार्केट टॉपिक, एंड ही वाज सेइंग दैट इट्स नॉट ओनली द सेबी, द स्टॉक एक्सचेंज आल्सो हैज एक्ट लाइक अ रेगुलेटर। एंड व्हाई, आपके सामने है कि भाई अल्टीमेटली थ्रू द वेरियस प्रोविजंस ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट इज द स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ द कंपनी और नॉट। यस, एंड रेगुलेटिंग द कंडक्ट, आपको ये करना है, ये करना है। रेगुलेटर काम क्या है, दूसरे को रेगुलेट करना। हम मतलब ICS है द रेगुलेटर फॉर CS प्रोफेशन, इज इट रेगुलेटिंग द स्टूडेंट, इज इट रेगुलेटिंग द मेंबर्स जो ऑलरेडी CS बन चुके हैं, हम है आपको रेगुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इस रेगुलेटर ऑफ द CS प्रोफेशन। ICS है रेगुलेटर ऑफ द CS प्रोफेशन, CS प्रोफेशन का क्या है, रेगुलेटर। तो रेगुलेटर का जो रेगुलेट करता है किसी को, आपको उसको नॉर्म्स प्रिस्क्राइब करता है, आपको ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। इसका तो उसी तरीके से थ्रू द लिस्टिंग एग्रीमेंट कंटेंट्स कह सकते हैं द स्टॉक एक्सचेंज बिहेविंग लाइक अ रे, बट इट नॉट द टॉप रेगुलेटर। टॉप रेगुलेटर कैपिटल मार्केट कौन है, सेबी, एंड आफ्टर दैट यू कैन से स्टॉक एक्सचेंज द सेकंड लेवल रेगुलेटर आफ्टर द सेबी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो मैंने मल्टीपल चीजें डिस्कस कर दी अबाउट द, तो एक आपको अंडरस्टैंडिंग में आएगी साहब पहले क्या था, अब क्या है, क्यों चेंज किया गया, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था, ऑल दैट। अब जाके अब इसके बाद हम पूरा टॉपिक इसे पढ़ेंगे, सेबी, LODR रेगुलेशन उसमें पढ़ेंगे। लेकिन LODR रेगुलेशन अल्टीमेटली देखा जाए ओरिजिन किससे हो रहा है, लिस्टिंग एग्रीमेंट्स। Now start with this law. अरे जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, क्या ये लॉ सबको फॉलो करना है, बिकॉज दे आर एंटर इनटू लिस्टिंग एग्रीमेंट एंड वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट दैट यू हैव टू फॉलो द सेम। अच्छा, जो सेबी LODR रेगुलेशंस 2015 which is effective from 1st of December 2015, ये चैप्टर्स में डिवाइडेड है। जो कंपनी एक्ट चैप्टर्स में डिवाइड, वैसे ये भी चैप्टर्स में डिवाइडेड। जो चैप्टर, अच्छा आपके सिलेबस में ना इसके अंदर इन्होंने सारा कुछ नहीं रखा, सारी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, तो हम इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे। और इनफैक्ट आपकी स्टडी में तो कुछ भी नहीं देखा, वाहियात तरीके से देखा, जाके देखना पता नहीं क्या कर रखा है। लगता है कहीं गूगल पे जाकर कहीं चार्ट मिल गया तो चार्ट उतार दिए, कंटेंट है ही नहीं, चार्ट उतार दिए। वो चार्ट क्या है, किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना, कुछ नहीं पता, बस डाल दिया, ठीक है, वो कहीं कहीं मिल गया और चिपका दिया, ठीक है। अरे भाई पढ़ना क्या, उसमें क्या पढ़ना है, कैसे एग्जाम में चार्ट थोड़ी बनाने आएंगे, ठीक है। तो वो समझ ही नहीं आ रहा क्या, मैंने उससे उसके कंपेरिजन में काफी डिटेल में डाल दिया है, जैसे कि, लेकिन पूरा नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि पूरा तो बहुत डिटेल लॉ है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन जितना आपके है उससे बहुत ज्यादा डाला है, ठीक है, जिससे कि आपको काफी चीज समझ में आ जाए। देखिए, और दूसरी एक चीज बताइए, सिलेबस में हो या ना हो, इफ यू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ लिस्टेड कंपनी, दैट डोंट यू थिंक इट्स बिकम वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट लॉज, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लॉज टू, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, कि आप कंपनी सेक्रेटरी, आप ही की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप हमारी कंपनी में ये सब क्या क्या हमें फॉलो करना है, और आपको पता ही नहीं इसके बारे में। इन्हें देखिए, चैप्टर 1 इसमें सिर्फ 3 रेगुलेशंस हैं, रेगुलेशन 1, 2, 3। रेगुलेशन 1 तो हम जानते हैं, एज यूजुअल नाम हम होते हैं इसमें कि दीज रेगुलेशंस आर कॉल्ड एज, इस कब से इफेक्टिव है, वो सारी बातें। रेगुलेशन 2 में नॉर्मली क्या होती है, डेफिनेशंस, जनरल डेफिनेशंस। लेकिन आप जानते हैं मैं कभी भी रेगुलेशन 2 या सेक्शन 2 अलग से नहीं पढ़ाता, जनरली मैं टॉपिक के साथ अपने आप जो टर्म आएंगे अपने बता देंगे, ठीक है।
रेगुलेशन 3 में आपको दे रखा एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रेगुलेशन कि साहब ये रेगुलेशन जो है आईसीडीआर एलओडीआर रेगुलेशन ये किस किस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होते हैं उसके बारे में देखा। देखिए मैं स्टार्ट रेगुलेशन 3 से कर रहा हूं। रेगुलेशन 3 ऑफ सेबी। अच्छा एक बात मैं और यहां पे ऐड करना चाहूंगा, पहले जो लिस्टिंग एग्रीमेंट होते थे बता दो वो डिटेल लॉ उसी के अंदर लिखा होता, अलग से कोई सेबी एलओडीआर रेगुलेशन जैसा कोई लॉ नहीं था। लेकिन पहले लिस्टिंग एग्रीमेंट में एक नहीं कई सारे थे। कई सारे का मतलब क्या है? अच्छा आप अगर मान लिया अपने कंपनी इक्विटी शेयर लिस्ट करा रहे हैं तो लिस्टिंग एग्रीमेंट फॉर इक्विटी शेयर अलग था, फॉर्मेट स्टैंडर्ड थे लेकिन इक्विटी शेयर का अलग। अगर आप नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर की लिस्टिंग करा रहे हैं तो उसका अलग था। इसका तो सबके स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लेकिन एक नहीं थे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी अलग अलग थे। मान लिया एक ही कंपनी के अगर इक्विटी शेयर भी लिस्टेड है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर भी लिस्टेड है, तो क्या उसका एक ही लिस्टिंग एग्रीमेंट होता है या अलग अलग करना पड़ता? अलग अलग, कंटेंट भी अलग अलग थे, उनमें काफी सारी सिमिलरिटीज थी, काफी सारी डिफरेंस, मतलब पढ़ना अलग अलग पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको सेम लिस्टिंग एग्रीमेंट आपको ये नहीं कि साहब जो भी लिस्टिंग एग्रीमेंट कंटेंट पढ़े थे तो आप किसी भी सिक्योरिटी की लिस्टिंग कराइए सेम लिस्टिंग एग्रीमेंट आपका एंटर होगा, ठीक है सेम। और जब सेम लिस्टिंग एग्रीमेंट एंटर होगा और वो लिस्टिंग एग्रीमेंट वन ऑफ द रिक्वायरमेंट क्या है आपको? एलओडीआर रेगुलेशन। तो विल द एलओडीआर रेगुलेशन बी ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिस्टिंग ऑफ पर्टिकुलर सिक्योरिटी, एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी, एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी। तो अब ये कॉमन लॉ हो गया। क्या हो गया? कॉमन लॉ हो गया। कॉमन लिस्टिंग एग्रीमेंट हो गया और कॉमन लॉ हो गया। अब उस लिस्टिंग एग्रीमेंट में ये लॉ की बात कर रखी है। इसका मतलब अब अलग अलग सिक्योरिटी की लिस्टिंग के लिए अलग अलग लिस्टिंग एग्रीमेंट नहीं होते, वन कॉमन लिस्टिंग एग्रीमेंट फॉर लिस्टिंग ऑफ एवरी काइंड ऑफ सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंग विद द वन पर्टिकुलर लॉ। देखिए रेगुलेशन 3 ऑफ दिस लॉ provides that unless otherwise provided, underline this, these regulations shall apply to the listed entity who has listed any of the following designated security on the recognized stock। recognized आप सब जानते हैं, ठीक है। ये बोला इनमें से कोई भी अगर आपकी लिस्ट आपकी सिक्योरिटी इनमें से लिस्टेड है एक या एक से ज्यादा तो आपके ऊपर ये लॉ अप्लाई होगा। इसका मतलब क्या? कॉमन लॉ है। इसका कॉमन लॉ फॉर एनी काइंड ऑफ लिस्टिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी। 1 स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड और एसएमई एक्सचेंज और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये तीन चीजें। ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का नाम बदल गया, मैं बता दूंगा इसका नाम क्या है। आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, को टर्मिनोलॉजी इसकी नई आ गई है। आई विल टेल यू व्हाट इज द नेम ऑफ दैट। देखिए स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन, पहले ये स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का मतलब लिखिए इक्विटी शेयर एंड कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। आप इक्विटी शेयर का या कन्वर्ट, मैंने बताया ना कैपिटल मार्केट में कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट को हम इक्विटी शेयर ही ट्रेड करते हैं, अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट होगा? इक्विटी शेयर में। स्पेसिफाइड लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड का मतलब क्या है? अच्छा आपने एसएमई के बारे में पढ़ा है? पढ़ा नहीं है? आपका इसमें आया होगा ना, एसबीसी में आपको आया होगा माइक्रो स्मॉल मीडियम, कई बार शॉर्ट में एसएमई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, वही सेम चीज है। एक्चुअली क्या कर रखा है, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज जो हैं एसएमई, उनके लिए अलग से स्टॉक एक्सचेंज सेटअप किए गए हैं, एसएमई एक्सचेंज बोलते हैं, पढ़ाऊंगा मैं इसके बारे में। तो अब मेन बोर्ड का मतलब है कि अच्छा बॉम्बे स्टॉक है, बीएससी है, बीएससी की मेन बोर्ड है, उस पर वो कंपनी की सिक्योरिटी की लिस्ट ट्रेडिंग होती है जो एसएमई नहीं है। और अगर कोई एसएमई है तो उनकी अगर लिस्टिंग होती है तो कहां पे होगी? एसएमई एक्सचेंज। मतलब देखा जाए स्टॉक एक्सचेंज एक ही है, उसका अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। एक मेन बोर्ड है जहां पे बड़ी कंपनियों की शेयर की लिस्टिंग ट्रेडिंग होती है, एक आपको एसएमई बोर्ड है जो कि वहां क्या होता है, एक इंस्टीट्यूशन है जहां पे बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड वो ट्रेडिंग करते हैं। इस तरह अलग अलग है कि स्टॉक एक्सचेंज। तो बोला कि आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अब जैसे मान लीजिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मेन बोर्ड पे आपकी सिक्योरिटी लिस्टेड है, या एसएमई बोर्ड पे है, या इंस्टीट्यूशन ट्रेड, उससे मतलब नहीं है। आप बीएससी पे अगर आपकी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्टेड है तो आपके ऊपर ये लॉ अप्लाई होगा, चाहे किसी भी बोर्ड पे हो, चाहे मेन बोर्ड पे हो, चाहे एसएमई बोर्ड पे हो, चाहे इंस्टीट्यूट, सबके अलग अलग उन्होंने बोर्ड बना रखे, अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना रखा है। ये सब चीजें आगे आएंगी, डिटेल में बताऊंगा। अच्छा लास्ट क्लास में आपको याद होगा मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था आपको, इफ यू रिमेंबर, बताते हैं हमारे एक रिलेटिव एंड ऑल दैट केस बता था, तो बताया ना उन्होंने बॉम्बे स्टॉक लिस्टिंग कराई, तो वो बॉम्बे से एसएमई पे कराई है। किस पे कराई? अभी उतनी बड़ी कंपनी नहीं है, किस पे कराई है? एसएमई। तो एक्चुअली क्या ये अलग से, आपको याद होगा आपने जब आपने एफसीसी में पढ़ा होगा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज,
तो क्या गवर्नमेंट उनको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे क्या मेजर्स इंसेंट, एंड उसमें एक इन्होंने ये भी किया है कि साहब एक चीज और देखिए, जो छोटी कंपनी है उसको उन स्टॉक एक्सचेंज के साथ हम ट्रेडिंग की परमिशन देते हैं जहां सॉरी एक कंपनी जिसकी कैपिटल ही 5 करोड़ है और एक कंपनी की कैपिटल 500 करोड़ है, तो 500 करोड़ वाला भी वहां ट्रेड हो रहा है और 5 करोड़ वाला भी, बेचारे की औकात ही नहीं है, तो क्या हो, अच्छा डोंट यू थिंक दैट उसकी विजिबिलिटी लॉस हो जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनी को चक्कर में क्या हो, उसको जानेगा ही नहीं, तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, धीरे धीरे क्या उसकी ट्रेडिंग मतलब लिस्टेड होने के बाद भी कोई ट्रेड नहीं करेगा, पर्पस ऑफ लिस्टिंग डिफीट हो जाएगा। इसे बोला अलग से आप अलग जहां पे आप जैसी कंपनियां खड़ी है, तो क्या होगा, सब विजिबिलिटी क्या होगी, हायर होगी ना, ये सुनो तभी तो ट्रेडिंग होगी। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं, कई बार ऐसा होता है हम सबके साथ कि हमारा कोई रिश्तेदार है जो हमसे 100 टाइम्स ज्यादा रिच है और उसके यहाँ कोई फंक्शन है, इनविटेशन आ गया, तो वहां जाने में कतराते हैं, होता है साहब, यार बड़ा ऑकवर्ड लगता है वहां जाके, कोई BMW से उतर रहा है, कोई किससे उतर रहा है, ठीक है हम ओला पकड़ के जा रहे हैं या मेट्रो से जा रहे हैं। अच्छा क्यों लगता है, मतलब ह्यूमन नेचर ऐसा, मतलब ये ऐसा क्यों होता है कि हम वहां पे ऑकवर्ड क्यों फील करते हैं, मैं वैसे पूछा क्यों फील करते हैं, क्या इसके साइकोलॉजी क्या होती है, दिमाग में कुछ तो होता है, क्योंकि वी फील लॉस्ट, वहां जो लॉस से फील करते हैं। क्या होता है वहां कहेंगे, पहली बात आपको कोई पूछी नहीं है और बड़े बड़े लोग उतर रहे हैं, बड़े बड़े सामान गुलदस्ते लेके, ठीक है 4 आदमी उसके आगे बैठे, बड़ा आदमी आ रहा है, 4 आदमी तो सामान लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको भाई उनका आओ भगत हो रही है, आप कहीं कोने में गए, आप बताएं कोई पूछने वाला नहीं है, तो यू हर मतलब ह्यूमन नेचर है, हम सब चाहते हैं कि साहब हमें कोई इंपॉर्टेंस दे, आपको इंपॉर्टेंट नहीं मिलते, कहीं ना कहीं वो आपको कहीं ठेस कहीं ना अच्छा नहीं लगता, तो वो कहीं ना कहीं यू फील लॉस्ट, आपकी विजिबिलिटी नहीं है, यू फील लॉस्ट, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में यू फील लॉस्ट। सेम आप सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी एक तरफ लिस्टेड है जहां 500, 1000, 5000, 8000 करोड़ की कैपिटल है, जहां तो बोले जी मेरी कैपिटल 4 करोड़ है, तो सोचिए वहां उस कंपनी कहीं ना कहीं विजिबिलिटी लॉस हो जाएगी, और विजिबिलिटी लॉस और ट्रेडिंग धीरे धीरे बंद हो जाएगी, तो इफेक्टिवली देखा जाए पर्पस और लिस्टिंग ही डिफीट हो जाएगा। तो बोला कि साहब ऐसा करो, एक अलग एक्सचेंज, एक अलग बोर्ड बनाओ, अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें खाली उसी रेंज की कंपनी और बड़ी कंपनी को वहां पे लिस्टिंग अलाउड ही नहीं है, उसके लिए मेन बोर्ड है। तो क्या होगा वहां पे उन जैसे, अच्छा why we feel comfortable when we go to some function जो हम जैसे लोगों का ही जैसे हमारा जो स्टेटस है उसी तरह के लोग का, क्या डोंट यू थिंक वहां हम ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? Why? Because there we are not lost, we are also one of the significant person in the entire crowd. ये सुनो, that is the idea exactly कि आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनी हो, इसलिए उन्होंने कंसेप्ट बनाया कि साहब अलग से एसएमई सही होना चाहिए, एंड तो बोला कि साहब आप एसएमई बोर्ड पे हो या मेन बोर्ड पे हो या इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग से किसी में मतलब नहीं है, आपकी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्ट है, स्पेसिफाइड में क्या क्या आते हैं, इक्विटी शेयर कन्वर्टेबल, तो आपके ऊपर लॉ अप्लाई होगा। आगे देखिए नेक्स्ट ये बोलता है नॉन, भाई कोई भी चीज बोलते हैं ना, कोई इंसान कोई भी बिहेवियर देता है तो उसका पीछे कोई रीजंस होते हैं कि हम ऐसे बिहेव करा, कोई बता क्या बोलता है, उसको कभी स्टडी आप करो ना भाई, उसके पीछे क्या रीजंस है, कोई ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, तो उसका तो कोई ना कारण होता है कि भाई वो बोलेगा नहीं, क्या पता ना होता, कई बार तो बड़े भी बोल देते हैं यार, बच्चों को बोल देते तुम चले जाओ, हमारी तो एज हो गई, हमारे तो जाना, बच्चे कई बार रिट्टे बोला नहीं हम तो नहीं जा रहे हैं, और हमें वहां पर बड़ा अजीब सा लगता है, तो रीजन क्या है, वो कहीं ना कहीं लो विजिबिलिटी लॉस, और एवरी ह्यूमन बीइंग वांट दैट कि मैं कहीं जाऊं तो मेरी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, सब लोग चाहते हैं ऐसा, वो बोले ना बोले अपने मुंह से, लेकिन अल्टीमेटली सबकॉन्शियस माइंड में होता है, और जब आपको इंपॉर्टेंट नहीं मिलते तो क्या होता है, आप कहीं ना कहीं वहां जाने में रिलेक्टेंस हो करेंगे, साहब मेरे को अच्छा नहीं लगता वहां जाना। आप किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं और रिलेटिव आपको बड़ी इंपॉर्टेंस देता है, ये खाओ वो खाओ ये बैठो, क्या वहां जाना पसंद करते हैं, लेकिन जाके आपको लगता है अवॉइड वाली टेंडेंसी है, तो एक बार चले गए फिर बोलता है यार कान पकड़ता हूँ आगे से कभी नहीं जाऊंगा, होता है ऐसा, क्यों हो रहा है, अल्टीमेटली है तो वो भी रिलेटिव, गड़बड़ क्या हो रहा है, यू आर नॉट गेटिंग द इंपॉर्टेंस, ह्यूमन नेचर है साहब, रिएक्शन आएगा, अगर रिएक्शन आएगा कि अगर आपको कोई ढंग से आपको एकोमोडेट नहीं कर रहा है, ढंग से आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप रिएक्शन आएगा। देखिए इसीलिए तो कई बार हम बोलते हैं कि साहब अगर यू वांट द रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग अदर्स, क्योंकि आप नहीं कर रहे तो कल के दिन वो भी नहीं करेगा, तो रिएक्शन तो आएगा कि आप वो बोलेगा अच्छा जब मैं उसके यहाँ गया तो उसने कौन सी रिस्पेक्ट दी थी, तो मेरे यहाँ तो मैं भी नहीं दूंगा, तो पता इफ यू वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग अदर्स, अपने आप रिस्पेक्ट आएगी, वो क्या होगा, आप दूसरे को इंपॉर्टेंस देते हो, वहां भी खुद आपको देगा। नेक्स्ट इज दैट नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, नॉन कन्वर्टेबल, अब देखो ऊपर क्या आया था, इक्विटी शेयर एंड कन्वर्टेबल, अब क्या आ गया नॉन कन्वर्टेबल, बोले इनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट की आपने लिस्टिंग कराई है, अब देखो क्या सबके लिए सेम लॉ लग रहा है, अच्छा ऊपर लिखा था अनलेस अदरवाइज प्रोवाइड, इसका मतलब क्या हुआ, कोई रेगुलेशन अगर स्पेशली लिखा हुआ ओनली फॉर इक्विटी शेयर,
ओनली फॉर नॉन कन्वर्टिबल, तो क्या उस केस में वो फर्क आ जाएगा? ये सुनो, कोई इसके जो लॉ है, ये तो हम पूरा ओवरऑल लॉ की बात करें, ओवरऑल ये लॉ अगर इनमें से कोई भी सिक्योरिटी आपने लिस्टिंग करा रखी है तो लॉ लगेगा। बट क्वेश्चन हो सकता है इस लॉ के अंदर कोई पर्टिकुलर रेगुलेशन नंबर हो सकता है खाली इक्विटी शेयर केस में, या ओनली कन्वर्टिबल या ओनली नॉन कन्वर्टिबल, जो भी है, क्या वहां फर्क आ जाएगा? इसे उनके ऊपर के लिए अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। नेक्स्ट दैट इज द इंडियन डिपॉजिट, आईडीआर। आईडीआर आप नहीं जानते? अच्छा, जीडीआर सुना है? अच्छा, जीडीआर क्या होता है? नहीं, फुल फॉर्म तो ठीक है, होता है एक इंडियन कंपनी को अगर लार्ज स्केल पे फंड रेज करना, जस्ट लाइक अ पब्लिक इशू, बट नॉट फ्रॉम इंडियन मार्केट, फ्रॉम अब्रॉड मार्केट। यार थोड़ा तो उसमें फेमा में बता दें आपको, ठीक है, फ्रॉम फॉरेन मार्केट। इन दैट केस अगर फॉरेन मार्केट से आपको जीडीआर के थ्रू, तो उस केस में क्या होता है, बाहर कंट्री में जीडीआर इशू होते हैं। इंडियन कंपनी पहले इक्विटी शेयर इशू करती है, बता था, एक बॉडी होती है ओडीबी, ओवरसीज डिपॉजिट बैंक, और ओडीबी उसके बेसिस पे क्या करता है, बता था, दूसरे कंट्री का मर्चेंट बैंकर होता है, एंड उसके बेसिस पे जीडीआर इशू करता है। तो मतलब कह सकते हैं कि इंडियन कंपनी फॉरेन मार्केट में पब्लिक इशू जैसे फंड रेज कराते हैं, तो उसमें आपको इंडियन कंपनी के इक्विटी शेयर, उसके बेसिस पे जीडीआई इशू होता है। उसका रिवर्स, एक फॉरेन कंपनी इंडिया से फंड रेज करना चाहिए ऑन लार्ज स्केल एंड बाय वे ऑफ पब्लिक इशू, तो क्या लाएगी? आईडीआर। क्या लाएगी? इंडियन डिपॉजिट, आईडीआर। अच्छा, जब इंडिया में आप आईडीआर इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं, परचेज कौन करेगा? इंडियन इन्वेस्टर। क्या उसकी भी लिस्टिंग होगी? जब एक इंडियन कंपनी इंडिया में पब्लिक इशू लाती है, तो क्या उस इंस्ट्रूमेंट की लिस्टिंग होती है? वैसे एक फॉरेन कंपनी जब इंडिया में पब्लिक इशू ला रही है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? आईडीआर। ये पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में भी है आईडीआर। एंड उसकी भी क्या होगी? लिस्टिंग। अगेन उसको भी सेम लो, पता है ना, सेम लिस्टिंग एग्रीमेंट है। पहले क्या होता? आईडीआर का आपको अलग लिस्टिंग एग्रीमेंट होता था, इक्विटी शेयर का अलग होता था, नॉन कन्वर्टिबल, इक्विटी शेयर कन्वर्टिबल का तो एक ही होता था। देखो यहाँ भी एक ही पॉइंट में लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड में दोनों आ गया। एक कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट को हम इक्विटी शेयर ही मानते हैं, ठीक है। नॉन कन्वर्टिबल अलग होता था, कई सारे अलग अलग लिस्टिंग, लेकिन अब सेम लिस्टिंग एग्रीमेंट है, और सेम लिस्टिंग एग्रीमेंट से ये लॉ इसे लॉ भी सेम लगेगा। नेक्स्ट दैट इज द सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। इसके साथ लिख दिया सरफेसी एक्ट। आपको याद हो सरफेसी एक्ट में मैंने ब्रीफली बताया था कि जैसे बैंक्स हैं, उसने डिस्कस किया था आपसे आपकी क्लास में इसी पेपर के अंदर, कि जब बैंक्स हैं, अगर बैंक का कहीं पैसा अटक गया, क्या वो आपको पैसा रिकवरी का काम आउटसोर्स कर सकता है? किसको? एआरसी को। मैंने बताया था एआरसी आपको पहले बैंक को पे करेगी, बाद में रिकवर करती रहेगी। वो नहीं कि रिकवर करके देना, पहले एआरसी विल हैव टू पे टू द बैंक, बैंक फ्री हो गया। अरे एआरसी पे करने के लिए कहां से पैसा लाएगा? या तो उसका रिजर्व्स है, या नए, वो भी कंपनी है, नई सिक्योरिटी इशू करेगा, और सिक्योरिटी के थ्रू जो फंड आएगा उस फंड में से क्या करेगा? पेमेंट। अच्छा, मैंने एक दिन क्लास समझाया था आपको, कोई कंपनी को, एक बार एआरसी भूल जाओ, एक कंपनी को प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट के लिए फंड कहां से आएगा? एक तरीका आपके रिजर्व्स है, कंपनी छोड़ो, अपने को लगा लो, आपको बिजनेस करना है, पैसा कहां से आएगा? एक तो सेविंग्स है, वही रिजर्व्स। दूसरा क्या है? बैंक से लोन लोगे, किसी से मांगोगे, ये करोगे। सेम कंपनी में लगा के देख, कंपनी को नया प्रोजेक्ट करना है, तो मुझे बताइए इस केस में एक तो सेविंग्स दैट इज रिजर्व्स, दूसरा क्या है? आप दूसरा, अच्छा, शेयर इशू करना है या कोई सिक्योरिटी, वो भी तो मांग ही रहे हो, कैप लाइबिलिटी नहीं है क्या? अच्छा, कैपिटल भी लाइबिलिटी है कि नहीं, ये सुनो। तो एक्चुअली जो एआरसी सिक्योरिटी इशू करती है फॉर रेजिंग द फंड टू मेक द, अच्छा, क्या एआरसी एक पर्टिकुलर बैंक से राइट परचेज कर रही है टू रिकवर द मनी अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग बोरोवर? क्या ये एक प्रोजेक्ट है? क्या एआरसी के लिए, क्या ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट लेते रहते हैं? ये सुनो, एक बैंक से लिया राइट, दूसरे बैंक से लिया तीसरे, तो अब एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट की फंडिंग कैसे होगी? उसके अपने रिजर्व से या अपनी सिक्योरिटी बोरिंग, मतलब फंड रेज करेगा वो, एंड उस फंड को रेज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इशू होता है उसका नाम होता है सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट। क्या नाम है? सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। क्या नाम है? सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। तो ये कौन इशू करता है? एआरसी एज पर द सरफेसी एक्ट। अच्छा, अगर उसकी लिस्टिंग की बात आई, अगर वो पब्लिक इशू आ रहे हैं, किसका? सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट का, क्या लिस्टिंग आनी पड़ेगी? यस। तो उस केस में क्या आपको उसको भी लिस्टिंग में एंटर करना पड़ेगा? सेम लॉ अप्लाई होगा, सेम लॉ। तो इसके साथ लिख लीजिए, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एआरसी एज पर सरफेसी एक्ट। पहले इनका लिस्टिंग में अलग होता था, मैंने पहले अलग अलग टाइप ऑफ, ये जितनी कैटेगरी दिख रहे हैं ना, इन सब कैटेगरी सबके अलग अलग लिस्टिंग एग्रीमेंट होते थे। तो पहले एक नहीं, इसलिए हम पहले पता क्या था, इक्विटी शेयर का लिस्टिंग अलग पढ़ाते थे, आईडीआर का अलग पढ़ाते थे, नॉन कन्वर्टिबल डेट का अलग पढ़ाते थे, सिक्योरिटाइज्ड डेट में अलग पढ़ाते थे। ऑल्दो कंटेंट्स काफी सिमिलर होते थे, लेकिन फर्क होता था, कुछ कुछ फर्क होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब इन्होंने कॉमन बना दिया। क्या बना? कॉमन। नेक्स्ट एक आप ना डी के बाद एक डी नंबरिंग, इसमें एक लिख लो सिक्योरिटी रिसीट्स, ये भी लिख लीजिए। ये नए तरह के इंस्ट्रूमेंट आए, डी जो है ना वो ई लिख लीजिए, सिक्योरिटी रिसीट्स। ये नए तरह के इंस्ट्रूमेंट अभी इसके ऊपर नए आए। अब ये भी एक तरह की सिक्योरिटी होती है, इसमें आपके सिलेबस में नहीं, बस नाम लिख लीजिए, सिक्योरिटी रिसीट्स।
और ई को बना लो एफ, एफ को बना लो जी, सिक्योरिटी रिसीट्स। लिख लिया। नेक्स्ट यूनिट इशूड बाय म्यूचुअल फंड। आपको थोड़ा सा मैंने म्यूचुअल फंड बारे में बताया था, बाकी म्यूचुअल फंड का चैप्टर आगे आएगा। बताया था उसके म्यूचुअल फंड में कई अच्छा म्यूचुअल फंड की जितनी भी स्कीम्स होती है, हर एक म्यूचुअल फंड में बहुत सारी स्कीम्स होती है। एक बोलते हैं हम क्लोज एंडेड स्कीम्स, एक बोलते हैं ओपन एंडेड स्कीम्स। और दो ही तरह की स्कीम होती है, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। जितनी भी क्लोज एंडेड स्कीम्स होती है उनकी यूनिट्स, पता है म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, दे आर द ट्रस्ट, तो उनके जो यूनिट्स होती है उनकी लिस्टिंग मैंडेटरी है। तो अगर किसी म्यूचुअल फंड ने क्लोज एंडेड स्कीम लॉन्च की तो उसकी यूनिट क्या करेगा, लिस्टिंग। लिस्टिंग कराते क्या आपको व्हाट विल हैपन बिटवीन दैट म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक एक्सचेंज, क्या बनेगा, लिस्टिंग एग्रीमेंट। एंड वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट क्या है, यू हैव टू कंप्लाई विद दिस पर्टिकुलर लॉ। तो क्या लॉ उस केस में भी लगेगा। इफ अ म्यूचुअल फंड इज गोइंग फॉर द लिस्टिंग ऑफ यूनिट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, दैट म्यूचुअल फंड इज आल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। लास्ट में एनी अदर सिक्योरिटी एज में बी स्पेसिफाइड फ्यूचर में। अच्छा ये लॉ ही पूरा कैसे बनाया है, सेबी ने, तो फ्यूचर। अच्छा अभी सिक्योरिटी रिसीट मैंने जो लिखवाया है ये क्या अमेंडमेंट ऐड हुआ है, क्या इस पावर का इस्तेमाल करके सेबी ने ऐड करा दिया। सुनो अभी ये था नहीं, अभी रिसेंटली अमेंडमेंट्स ऐड हुआ है, तो ये एनी अदर सिक्योरिटी तो फ्यूचर में और भी ऐड हो सकती है। अच्छा होगा क्या, और कोई नई तरह की सिक्योरिटी आ गई, अब उसका भी लिस्टिंग कंसेप्ट आ गया, पब्लिक इशू कंसेप्ट आ गया, तो क्या होगा, जब पब्लिक इशू है तो लिस्टिंग यहाँ पे चेंज आ जाएगा साहब। लेकिन लिस्टिंग एग्रीमेंट को छेड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप इफेक्ट आ जाएगा, अपने आप इफेक्ट आ जाएगा। इज दैट क्लियर। तो आगे ये दिस इज इससे रेगुलेशन 3 से पता लगता है कि नाउ देयर इज अ कॉमन लॉ, कॉमन लिस्टिंग एग्रीमेंट, कॉमन एलओडीआर रेगुलेशन फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी लिस्टिंग। एंड आप किसी भी तरह की सिक्योरिटी की लिस्टिंग कराएं ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, आपको लॉ फॉलो करना है, लिस्टिंग एग्रीमेंट एंड एज अ रिजल्ट एलओडीआर रेगुलेशन इज अ कॉमन लॉ फॉर whatever security you have got listed on the stock exchange। उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले वी हैड अ कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल। ये सब चीजें मैं इसलिए बीच में बताता हूँ, क्योंकि आप पिछले क्वेश्चन देखते हैं, मान लो को 5 साल पहले का क्वेश्चन देख रहे हैं, सर एज पर द लिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ इक्विटी शेयर, ये बताइए, आप कंफ्यूज हैं सर ये क्या चीज़ है। इसलिए सब कहानी मैं पहले बता दी, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते। क्यों, तो अब वो सब कंसेप्ट ही नहीं हो, सारे लिस्टिंग एग्रीमेंट क्या हो गए, अबॉलिश हो गए, एंड उसकी जगह क्या हो गया, एक नया जो मैंने पढ़ाया था। इसके साथ चैप्टर 1 बताया था, रेगुलेशन 1 2 3, 1 में नाम है, 2 में डेफिनेशन, 3 में 3 इसलिए मैंने बताया आपको पता लगे इससे कि साहब नाउ इट्स अ कॉमन लॉ फॉर ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटी लिस्टिंग। स्टार्टिंग में जब ये लॉ स्टार्ट होता है, जहां पे लीगल प्रोविजन, वहां पे स्टार्टिंग में एक रेगुलेशन 3 डिस्कस किया हुआ है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस रेगुलेशन। ये रेगुलेशन आपको किस किस केस में अप्लाई होते आते हैं कि साहब अगर कोई लिस्टेड एंटिटी है जिसने अपनी सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी को लिस्ट कराया है ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो उस लिस्टेड एंटिटी के ऊपर से भी एलओडीआर रेगुलेशन लगेगा। तो मैंने रेगुलेशन 3 को दोबारा से आपको लिख के दिया अमेंडमेंट के नोट्स में, उसमें कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं, जैसे चेंजेस मोरलेस सेम ही है, उन चेंजेस क्या बताया था मैंने, लेकिन पूरा पैराग्राफ डाल दिया है एडिटिंग, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, एंड देखिए मैं पूरा पढ़ देता हूँ। रेगुलेशन 3 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 प्रोवाइड्स दैट अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड दीज रेगुलेशन शैल अप्लाई टू अ लिस्टेड एंटिटी। पहले टू द लिस्टेड एंटिटी था, टू अ हो गया, द की जगह अ हो गया, कुछ माइनर से करेक्शंस भी हैं। विच हैज पहले था हु हैज, हु की जगह विच, वैसे विच इज अ बेटर वर्ड, हु नॉर्मली इंडिविजुअल के लिए होता है। विच हैज लिस्टेड एनी ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। पहला स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड और एसएमई एक्सचेंज, और पहले था इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, पहले ये था, और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कंसेप्ट खत्म हो गया, उसकी जगह, इसलिए यहां पे उसका इंपैक्ट आ गया, ये खत्म हो, इसकी जगह हो गया इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, उसकी जगह हो गया इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो वही अकॉर्डिंगली यहां पे चेंज आ गया पॉइंट ए में। पॉइंट बी में पहले था नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस जो कई सारे था, अब खाली नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, उसमें सब आ जाएगा। तीसरा सेम है इंडियन डिपॉजिट सीट, चौथा भी सेम है सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट, पांचवा सिक्योरिटी रिसीट्स, ये नया ऐड हो गया सिक्योरिटी रिसीट्स, ये भी अगर आपने लिस्टेड कराई है तो अभी आप ये लॉ आप लगेगा, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। बाकी यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड सेम है, एनी अदर सिक्योरिटी में स्पेसिफाइड वैसे भी सेम है। मतलब छोटा मोटा एक तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जगह इसमें इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म हो गया, और एक ये बीच में सिक्योरिटी रिसीट ऐड होगी, ये भी अगर आपने लिस्टिंग कराई है तो आपके ऊपर ये लॉ अप्लाई होगा। अच्छा इसके बाद एक पैराग्राफ मैंने और ऐड कर दिया है, पहले ये एक ही पैराग्राफ था, एक पैराग्राफ मैंने और ऐड कर दिया। हो क्या, देखिए इसमें लिखा मैंने फर्स्ट पैरा शैल बी सब्स्टिट्यूट ऑफ फॉलोइंग 2 पैरास। तो फर्स्ट पैरा की जगह फर्स्ट पैरा आ गया, उसमें छोटे मोटे चेंजेस मैंने आपको बता दिए। इसके लिए एक पैरा और ऐड है, उसमें क्या लिखा हुआ है,
अच्छा, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस के अंदर कुछ कुछ ऐसे प्रोविजंस है, कुछ कुछ जो ये बोलते हैं कि सर अगर आपकी कंपनी की मार्केट या आप टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी में आते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो आप पे ये वाला प्रोविजन लगेगा, सब सारी लिस्टेड एंटिटी में लगेगा। तो मान लीजिए एक कंपनी, एक लिस्टेड एंटिटी टॉप 1000 में जो भी मतलब क्राइटेरिया उसमें फॉल करती है, तो वो पर्टिकुलर प्रोविजन पे लगना शुरू हो गया। हो सकता है कि अगली साल वो टॉप 1000, क्योंकि वो हम जब निकालते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, क्लोजिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल क्लोजिंग डेट के हिसाब से वो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी में आ रही है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन मान लीजिए अगले साल नहीं आ रही। लेकिन एक बार अगर आप पे वो लॉ लग गया, वो प्रोविजन लग गया, बाद में भले आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आप टॉप 1000 में नहीं आ रहे, मतलब उस क्राइटेरिया फिट नहीं है, फिर भी आप पे वो लॉ लगता रहेगा। मतलब अब उस प्रोविजन से आप ये नहीं इस साल एक साल लगा, तो पहले नॉर्मली हम भी ये पढ़ाते थे कि हर फाइनेंशियल ईयर वाइज चेक करना पड़ेगा। जैसे अभी अमेंडमेंट में एक पॉइंट आएगा, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट BRR रेगुलेशन 34, तो उसमें ताकि साहब जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी है, ठीक है, हर साल चेक कीजिए कि पिछले साल जो क्लोज हुआ, जैसे मान ली 21-22 में आपको BRR के प्रोविजन कंप्लाई करने, तो इसके लिए 20-21 आपको 21-22 में वो करना है कि नहीं करना। तो 20-21 में आप देखिए कि सब 20-21 में आपका 31 मार्च 2021 को आपकी टॉप 1000 में आप आते हैं कि नहीं आते, अगर आते हैं तो 21-22 में कंप्लाई करना है। फिर 31 मार्च 2022 को देखिए, अगर नहीं आते तो 22-23 में नहीं कंप्लाई कर। पहले हम भी ऐसे पढ़ाते, लेकिन अब इन्होंने ये चीज ऐड कर दिया अमेंडमेंट से कि सब एक बार आप अगर एक मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आप फॉल करते हैं और आप पे एक पर्टिकुलर प्रोविजन अप्लाई होता है, उसके बाद आप भले उस ब्रैकेट में फॉल नहीं भी करते, तो एक बार प्रोविजन तो आप यू विल कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय दैट प्रोविजन, एंड ये नहीं कि बाद में आप उसमें नहीं फॉल करते। तो ये मतलब एक बार आप कवर हो गए तो उसके बाद हर साल चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। बेसिकली एक बार कवर हो गए, आपको लॉ फॉलो करना शुरू कर दिया और प्रोविजन आगे हमेशा फॉलो करना। देखिए ये सेकेंड पैराग्राफ क्या ऐड हुआ, जो मैंने भी एक्सप्लेन किया रेगुलेशन 3 में, इट मे बी नोटेड दैट दोज प्रोविजंस of these regulation, that is SEBI LODR regulation 2015, which become applicable to listed entities on the basis of market capitalization criteria, मतलब वो प्रोविजन जो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया के हिसाब से अप्लाई होते हैं, shall continue to apply to such entity even if they fall below such threshold, मतलब लिमिट्स के अगर बिलो भी आते हैं। नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2 का नाम जो है, इसमें एक ही रेगुलेशन नंबर 4, ओनली वन रेगुलेशन नंबर 4। मतलब पूरे चैप्टर में एक ही रेगुलेशन, बहुत बड़ा रेगुलेशन है। आप देखो अगर पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 पे 3-4 हेडिंग दे रखी है, सारी हेडिंग रेगुलेशन 4 लिखा हुआ ना। इसका तो क्या, मैंने रेगुलेशन 4 जो इतना बड़ा है उसको मैंने कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लेकिन है एक ही रेगुलेशन। तो पूरे चैप्टर 2 में एक ही रेगुलेशन। और चैप्टर 2 का जो नाम है बताता हूं, लिख लीजिए, प्रिंसिपल्स गवर्निंग डिस्क्लोजर एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटी। Principles governing disclosure and obligation listed entity। मतलब चैप्टर 2 विच कंटेन्स ओनली वन रेगुलेशन, दैट इज रेगुलेशन नंबर 4, एक्चुअली ये नहीं बताता, रेगुलेशन 4 ये नहीं बताता कि आपको क्या करना है। ये बोलता है कि सर आगे के जो चैप्टर 3, चैप्टर 4, उसमें दे रखा है आपको क्या करना है, लेकिन वो जो आप करेंगे उसको किस सिद्धांत के बेसिस पे करेंगे, वो सिद्धांत यहां दे रखे हैं। तो मुझे बताइए क्या आगे के जो प्रोविजंस हैं, क्या उसके ऊपर इनका इंपैक्ट आएगा? समझते, सिद्धांत मतलब सिद्धांत यहां दे रखे। देखिए लिखो, चैप्टर 2 का नाम क्या, प्रिंसिपल्स गवर्निंग व्हाट, डिस्क्लोजर। अच्छा मान लीजिए आगे चैप्टर 3, चैप्टर 4 में कोई प्रोविजन आ रहा है जिसमें कोई डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है, कंपनी ने ये डिस्क्लोज करना है, तो विल द डिस्क्लोजर बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स गिवन द रेगुलेशन 4 ऑफ चैप्टर 2, है ना। अच्छा मान ले कहीं पर मान ले कुछ ऑब्लिगेशन किसी लिस्टेड एंटिटी की है कि आपको ये करना है, ऐसा करना है, ये क्या है, क्या वो ऑब्लिगेशन हैव टू डिस्चार्ज बाय दैट लिस्टेड एंटिटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल गिवन अंडर व्हाट, रेगुलेशन 4 ऑफ चैप्टर 2। इसलिए उस पॉइंट यहां पे ये नहीं दे रखा करना क्या है, या जो चीज करना है उसके सिद्धांत क्या है, किसके,
क्या उन सिद्धांतों का असर पड़ेगा इन कंप्लाइंग विद द ऑब्लिगेशन एंड द डिस्क्लोजर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बना रखा है, इसे एक ही रेगुलेशन, रेगुलेशन नंबर 4। अब रेगुलेशन 4 को पहली हेडिंग मैंने देखी डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। देखिए a listed entity will have to ensure timely and accurate disclosure on all material matters। अच्छा ये नहीं बोला क्या डिस्क्लोजर, तो आगे इसे प्रोविजन पता लगेगा, लेकिन जहां भी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट आ रही है क्या वो टाइमली होना चाहिए। अच्छा टाइम क्या वहां पे दे रखा होगा, एंड एक्यूरेट। अच्छा कई बार तो डिस्क्लोजर कर दिया बट इंफॉर्मेशन ही क्या है, गलत है। इट शुड बी एक्यूरेट, इट शुड बी क्लियर, एक्यूरेट, एडिक्वेट, सब कुछ आपको ठीक है। टाइमली एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑन ऑल मटेरियल मैटर्स इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल सिचुएशन, परफॉर्मेंस। अच्छा मान लें कहीं आप फाइनेंशियल पोजीशन का डिस्क्लोजर कर रहे हैं, ओनरशिप का, जैसे एक कंसेप्ट आएगा आगे, आप कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न बताइए, ये डिस्क्लोज करना है, शेयरहोल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर की शेयरहोल्डिंग कितनी है और कितने परसेंटेज में। मुझे एक चीज बताइए, क्या ओनरशिप को डिस्क्लोज कर रहे हैं। अच्छा आपको हर क्वार्टर के बाद, मैंने एक दिन क्लास में कहीं डिस्कस किया, आगे आएगा भी, हर क्वार्टर के बाद फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपको डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, क्या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये सुनो। ओनरशिप, परफॉर्मेंस एंड गवर्नेंस। अच्छा एक कंसेप्ट आगे इसी में आएगा, इसी एलओडीआर रेगुलेशन के अंदर, कंपनी को बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब बेसिकली आपको अपनी कंपनी को बेस्ट पॉसिबल तरीके से चलाना है, तो बेस्ट पॉसिबल तरीके जो नॉर्म्स हैं उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स, एक टर्म बोलते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स, इसका मतलब है नॉर्म्स इज सेट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस टू रन अ कंपनी। एंड द सेट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस टू रन अ कंपनी आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर रेगुलेशन 17 to 27 ऑफ दिस लॉ ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। सेट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस टू रन अ कंपनी, एंड ये सेट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस या कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स कहां दे रखे हैं, रेगुलेशन 17 to 27 और सेबी एलओडीआर रेगुलेशन वहां दे रखे हैं। अच्छा ये इतने डिटेल में हैं, तो मैंने क्या किया है, एलओडीआर रेगुलेशन के अंदर ये वाले प्रोविजन का अलग चैप्टर बना दिया। तो इसलिए वंस आई कंप्लीट दिस चैप्टर जो ये पढ़ रहे हैं, तो अगला चैप्टर जो मैं वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही दूंगा। अच्छा उसकी मैंने हेडिंग रखी लिस्टिंग एग्रीमेंट डैश कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसी हेडिंग क्या रखी है, लिस्टिंग एग्रीमेंट डैश सेबी एलओ। देखो आप चैप्टर की हेडिंग रखी है, तो मतलब लिस्टिंग एग्रीमेंट स्टार्ट करें, एलओडीआर में जा रहे हैं। अब एलओडीआर के भी मैंने 2 पार्ट बना दिए हैं, ये वाले जो प्रोविजन है इतने डिटेल में है, तो मैंने इसका एक सेपरेट चैप्टर बना दिया कॉर्पोरेट। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए दोनों ही चैप्टर में हम एलओडीआर रेगुलेशन ही पढ़ रहे हैं, ये सुनो इसमें भी उसमें भी, लेकिन अल्टीमेटली अराइज कैसे हो रहा है, लिस्टिंग एग्रीमेंट, और लिस्टिंग एग्रीमेंट एलओडीआर आ रहा है। एलओडीआर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ये अलग से, क्योंकि ये बहुत डिटेल में अलग से दे रखे हैं, एंड ये अलग से सेपरेट चैप्टर बना दिया। इज इट क्लियर। तो ये बोल रहा है, देखो ये बोला ना आगे करना क्या है, वो तो आगे आएगा, आगे क्या आगे आ रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स कहां दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं, लेकिन उसे करने के प्रिंसिपल हम यहाँ दे रखे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, A listed entity will have to ensure timely and accurate disclosure on all material matters, including the financial position, performance, owner। मतलब इन चीजों को जब भी आप डिस्क्लोज करेंगे तो टाइमली होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, इन द फॉलोइंग मैनर। इन्फॉर्मेशन विल हैव टू प्रिपेयर एंड डिस्क्लोज इन अकॉर्डिंग विद द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा बताइए आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तैयार किया या नॉन फाइनेंशियल, और उसके कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सब जानते हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग तैयार होगी, ये सुनो। एंड उसके वायलेशन में अगर आप तैयार कर रहे हैं, दैट इज नॉट द राइट वे, दैट इज नॉट द राइट वे। अब ये थोड़ी बोला कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये है, ये थोड़ी बोल रहा है, ये बोला जो भी प्रिस्क्राइब्ड अकाउंटिंग है उसके लिए उसको फॉलो करते हुए आपको बनाने हैं। चैनल्स फॉर डिसेमिनेशन इन्फॉर्मेशन विल प्रोवाइड फॉर इक्वल, टाइमली एंड कॉस्ट एफिशिएंट एक्सेस टू द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन बाय द यूजर। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, जिसके लिए डिस्क्लोज कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन सबको बराबर मिलनी चाहिए, टाइम से मिलनी चाहिए, और इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो, एफिशिएंट। अच्छा कई बार होता है आपको कोई इन्फॉर्मेशन बताई जाए, बट टू अवेल दैट इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्या वो सही तरीका है, नो। इट शुड बी कॉस्ट एफिशिएंट, इट शुड बी टाइमली, एंड इट शुड बी व्हाट वी कॉल द इक्वल। इक्वल का मतलब क्या है, मान लिया एक इन्फॉर्मेशन कंपनी के सारे शेयरहोल्डर को बतानी है, लेकिन आपने इस तरीके बताया, कुछ शेयरहोल्डर को तो इन्फॉर्मेशन पूरी पता लगी, कुछ लोगों को अधूरी पता लगी,
इंफॉर्मेशन लेने में टाइम बहुत लग रहा है, क्या ये गलत है, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो नहीं होना चाहिए। शुड बी इक्वल डिस्क्लोजर टू एवरीवन, जो जिसको भी डिस्क्लोज करना है, टाइमली, एंड एवरीवन इज एबल टू गेट दैट इंफॉर्मेशन इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। ये नहीं कि साहब उसके लिए बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। आप कंपनी लॉ 50 चीज पढ़ते हो, कंपनी अखबार में छपवा देगी, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है? अब सामने वाले ने अखबार पढ़ना, पता लग जाएगा। अच्छा, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट के अंदर बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑल दैट। तो अभी आगे आएगा पढ़ाऊंगा, डायरेक्टर रिपोर्ट में कितनी चीजें होती है कि बोला साहब ये चीज डिस्क्लोज कर दो टू द। अच्छा, डायरेक्टर रिपोर्ट, ये पूरी एनुअल रिपोर्ट सारे शेयर होल्डर एजीएम से पहले जा रही है, क्या अपने आप उनको पता लग गया क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव तरीके हैं, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। तो एक्चुअली वही बोल रहा है, तरीक करना एग्जैक्टली वो आगे, लेकिन अल्टीमेट इन प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए डिस्क्लोजर करना। नेक्स्ट इज मिनट्स ऑफ द मीटिंग आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एक्सप्लिसिटली रिकॉर्डिंग द डिसेंटिंग ओपिनियंस इफ एनी। अगर आप कोई भी मीटिंग के मिनट्स बना रहे हैं, तो पहली बात, मिनट्स शुड बी वेरी एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है? मतलब जो भी मीटिंग में हुआ आपको सब कुछ लिखना है। ये नहीं कि आप सेलेक्टिव वे से भी लिख रहे हैं, आधी बातें मीटिंग में लिख दी, मीटिंग में जो हुआ मिनट्स में लिख दी, आधी छोड़ दी, वो नहीं। इट शुड बी एज एक्सप्लिसिट एज पॉसिबल, जितना डिटेल में आप लिख सकते हैं। दूसरा, अगर उस मीटिंग में मान ली बोर्ड मीटिंग है, कोई डायरेक्टर डिसेंटिंग अगर मान लिया अगेंस्ट वोट दे रहा है कि मैं इसके अगेंस्ट हूं, वो भी लिखना है। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? सेक्शन 11, अच्छा देखो वहां पे प्रोविजन लगी, प्रिंसिपल ये है सेक्शन 118 में, याद होगा वहां लिखा हुआ है कि कोई डायरेक्टर किसी मैटर में डिसएग्री कर रहा है, तो आपको एक बात लिखनी कि ये डायरेक्टर इसके आगे, उसका रीजन बताया था मैंने कि इसका इंपैक्ट लाइबिलिटी फिक्सअप करने में होता है। अच्छा, जब आप ऑफिसर इन डिफॉल्ट सेक्शन 2+60 पढ़ते हो, क्या वहां पे पॉइंट आता है कि साहब जो डायरेक्टर ने उसके अगेंस्ट वोट नहीं किया था वो सब लायबल है, सब ऑफिसर, इसे जो किया था अगेंस्ट वो तो लायबल नहीं होगा। मतलब कोई डिसीजन था जो गलत था, इलीगल था, बाद में पता लगता है, लेकिन जिसने भी उसका साथ दिया था क्या वो सब लायबल है? लेकिन जो अगेंस्ट था वो थोड़ी लायबल होगा। लेकिन कौन अगेंस्ट है ये बात कैसे पता लगेगी? अब वो पहले 5 साल पहले की बात है, 8 साल पहले की बात है, क्या याद रहेगा वर्बली? अच्छा, हर डायरेक्टर बोलेगा साहब मैं तो अगेंस्ट था, बाकी डायरेक्टर फेवर में थे। लेकिन अगर मिनट्स में लिखा हुआ है क्या कैन इट बी रियली ट्रैक डाउन, एंड वो लायबल नहीं होगा जिसका लिखा हुआ डिसेंटिंग था, बाकी सब क्या हुआ? अच्छा, जो न्यूट्रल था वो भी लायबल होगा। वहां पढ़ रहे हैं, जो न्यूट्रल था, इसका तो अल्टीमेटली आपका काम था गलत चीज को प्रोटेस्ट करना, आपने प्रोटेस्ट नहीं किया, ठीक है, वो भी तो क्या अपने आप में गलत का साथ देना है, गलत का साथ देना है, एंड वो भी लायबल होगा। वही बात यही बोला कि सब मिनट्स एक तो जितने एक्सप्लिसिट बना सकते हैं उतने बनाइए। दूसरा, मिनट्स के अंदर डिसेंटिंग डायरेक्टर्स के नाम जरूर आने चाहिए कि साहब कंपनी की कौन कौन डायरेक्टर, क्या लाइबिलिटी फिक्सअप करने में इसका बड़ा इंपैक्ट आता है। ये सुनो, आज फ्रंट पेज पे न्यूज देखो, वो चिदम्बरम साहब भागे में, मतलब तूने पढ़ा नहीं? फ्रंट पेज पे न्यूज है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया है, ईडी वाले, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले आपको उनका अरेस्ट करने पहुंचे। एक्चुअली क्या है, आपने पढ़ा था ना एक आपको एंटीसिपेटरी बिल, ही अप्लाइड फॉर एंटीसिपेटरी बिल, कोर्ट ने मना कर दिया, बोला आपके इतने सीरियस केसेस चीजें सामने आ रही है, बोलता कि साहब जो एयरसेल मार्क्सेस डील हुई थी, बोला उसके अंदर बंदा लगता है सारा कुछ इसी ने कराया, ये किंग पिन, मतलब हाई कोर्ट के वर्ड्स हैं, लाइक चिदम्बरम वाज द किंग पिन। मतलब ये नहीं कि आप इसमें आप बोला मेन आप ही का रोल है इसके अंदर, बोले इतने एविडेंस आपके अगेंस्ट आ रहे, ऐसे केस में आपको एंटीसिपेटरी बिल कैसे दे दें? अब एंटीसिपेटरी बिल मना हो गई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इमीडिएट अरेस्ट करने पहुंच गए। एंटीसिपेटरी बिल में तो फिर अरेस्ट नहीं करते ना, ठीक है, उसके बेसिस पे अरेस्ट, तो बंदा भाग गया। सोचिए भाई, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे देश में हो क्या रहा था, कई बार तो लगता है कि साहब यहाँ पे स्थिति बहुत ही बिगड़ी हुई है, ठीक है, बहुत ही बिगड़ी हुई, यहाँ पे सारे ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्ट लोग भरे। वेरी सरप्राइजिंग थिंग, मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नॉट ओनली फाइनेंस मिनिस्टर, ही वाज आल्सो सुप्रीम कोर्ट लॉयर, बहुत सारी चीजें, मतलब एंड ये है बहुत सारी समस्याएं हैं। अच्छा, वो अब वो एंटीसिपेटरी बिल रिव्यू होते हैं, क्या हुआ, इमीडिएट गायब हो गया, देखा कि साहब अरेस्ट हो जाएगा तो क्या हुआ, बहुत बड़ी इशू बन जाएगा। देखिए फ्रंट पेज पे भैया कांग्रेस के तो होश उड़ाने वाले 2 न्यूज थे, एक तो ये वाली न्यूज थी, और दूसरा क्या है, आपको कमलनाथ के साथ भतीजे को अरेस्ट कर लिया। द 2 न्यूज ऑन द फ्रंट पेज, ठीक है, दोनों कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, ठीक है। तो कुछ देखिए, ये लोग, कई लोग बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि साहब ये पॉलिटिकल राइवलरी है कि बीजेपी आज पावर में कर रही है, वो ठीक है, वो नो डाउट अबाउट दैट, पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ किया होगा तुमने भी। ऐसे सारे लीडर को थोड़ी पकड़ के अंदर कर लिए। हाँ, ये है कि साहब वो अपना पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पावर का इस्तेमाल तब कर पा रहे हैं जब आपने कोई उल्टे सीधे काम किए हैं। ये तो है सच्चाई की, साहब किए तो बहुत है, ठीक है,
मैं ये नहीं बोला अभी जो बैठे हैं सब वो लोग कोई कर ही नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली ये हाँ हो सकता है कभी आपको ये भी पावर से आउट होंगे तब ये भी नई कहानी निकलेगी। हमारे यहाँ बोलते हैं सब जिसको मौका मिला कोई नहीं छोड़ता। अल्टीमेट लूट कौन रही? जनता। लूट पिट कौन रही है? जनता लूट रही पिट रही, ठीक है। अच्छा नुकसान किसका हो रहा है? जो इतने स्कैम होते हैं, वो अल्टीमेट नुकसान क्या है? टैक्स पेयर। पैसा लो आपसे तो टैक्स निकाल के रोज ये टैक्स बढ़ा दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिगना कर दिया। एंड व्हाट अबाउट व्हाट इज हैपनिंग विद द पब्लिक मनी? लूट हो रखी है। एनीवे देखिए एक्चुअली क्या चिदम्बरम है ना एज ए पर्सन, ठीक है, इसके बेटे ने इसको बर्बाद कर दिया। बोलते ना सब खबर थी हम हिंदुस्तान में ना, तुम पुरानी जितनी चीज पढ़ो ना, बोला पुत्र मोह जो होता है ना, बच्चों का मोह जो होता है, और बच्चे गलत काम करने लगते जब आपको, तो बोला बोला कि वो बड़ों को। अच्छा एक चीज है, आप कौरवों के साथ क्या हुआ था? वो क्या नाम था उनका फादर का? धृतराष्ट्र। वो अपने पर्सनली बंदा गलत नहीं था, लेकिन अपने बच्चों को वो गलत करते गए, वो साथ देता गया। वो पर्सनली ही वर नॉट, मतलब जो हम पढ़ते हैं पर्सनली ही वर नॉट, लेकिन क्वेश्चन है वो क्या हुआ, उसके बच्चे ऐसे थे, वो सब क्या उसके चक्कर में धीरे 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 क्या हुआ आपको, तो वही बोलते हैं कार्ति चिदम्बरम जो उसका बेटा है, उसने एक्चुअली क्या किया है, सारा बेड़ा कर, वो इतने जगह बिजनेस थे, इतने उल्टे सीधे लिंक्स ये वो, ठीक है, उस चक्कर में ये भी फंसा है। और होता कि ये फाइनेंस में वेरी पावरफुल मिनिस्टर, तो क्या हुआ, इसको बहुत सारे अनड्यू फेवर्स लिए हैं, बहुत सारी जगह पोजीशन का मिसयूज किया गया है, तो उस चक्कर में अब उसके ऊपर आफत आ गई। देखा ये है सत्य, मतलब कि देखा जाए बहुत लोग हैं, मतलब आप जो ना आपकी नेक्स्ट, क्योंकि उल्टे सीधे वो काम, और होता है जो पावर में होता है ना, और यू आर द सन ऑफ दैट, दूर दराज के रिश्तेदार पहुंच जाते हैं, भैया ये काम करा दो, वो काम करा दो, फलाना करा दो। इससे होते जो लोग पावर में होते हैं उनको इससे बच के रहना पड़ता है, अगर आपको गलत नहीं करना है, कि आपका कोई गलत फायदा ना उठा ले। कई बार आप अच्छा देखिए मनमोहन सिंह के साथ क्या हुआ, वो बच के रह नहीं पाया ना, एक्चुअली क्या हुआ, उसने कोई फायदा थोड़ी उठाया। आज भी मनमोहन सिंह बोलते हैं, आज भी मनमोहन सिंह, पता है कहते हैं, मतलब सारी चीजें क्लास में नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन फिर बोलते हैं कि मनमोहन सिंह के पीछे भी उनकी मैडम चलाती थी स्टोरी। बहुत चीजें आपको मतलब ये डिटेल में जो अच्छे लेवल की लोग बुक्स लिखते हैं उसके अंदर पढ़िए जाके, ठीक है। बोला पीछे से एक्चुअली सारी पावर वहां चलती थी उसकी। एक तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी था ही, इसके अलावा और भी वही होता ना, जो आदमी पावर में होता है उसको घमंड आए ना आए, उसके आसपास वाले पागल करते हैं। कहावत है, वो लोग आसपास वाले क्या, तो वो लोग असली तो देखा जाए, असली तो क्या करते हैं, वो लोग पावर थ्रू करते हैं, वो है ही इम्पैक्ट। उस कारण से क्या होता है, वो बंदा जो पावर में, जो बंदा भले वो गलत नहीं हो, और को चक्कर में वो गलत हो जाता है। नरेंद्र मोदी ने ये तो किया हुआ है, आसपास वालों को फटकने नहीं देता, वो अपने रेजिडेंस वालों को, अपने एक भी रिश्तेदार को नहीं ठहरने देता। जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वो एक भी रिश्तेदार को नहीं देता। नहीं तो आप दिल्ली में तुम पहले किसी एमएलए छोड़ो यार, वो एक एमपी, सॉरी एक एमपी है, मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर तो बहुत बड़ी बात है, एक आपको एमपी में मेंबर, उनको भी घर मिलता है ना यहाँ पे, वो एमपी के रिश्तेदार गांव के आगे पड़े हैं, महीनों महीनों दो, अच्छा खाली पड़े नहीं है क्या, 50 तक उल्टे से काम भी कराते हैं, ठीक है, क्या उसको करप्ट बनाते हैं। तो उसको पता है कि जब सब पता है ना उनको सिस्टम में क्या क्या होता है, तो फटकने नहीं था अपने आसपास। तो आसपास फटकोगे तो तुम चाह के, मैं नहीं भी चाहूँ तब मेरे से गलत काम कराओगे, और फंसेगा फिर बंदा अल्टीमेटली, वो जो पोजीशन में अल्टीमेटली गलत काम तो उसने किया ना। तो चिदम्बरम के साथ भी कहानी, हर जगह उसका क्रांति से, इसमें भी क्रांति से में नाम आ रहा है कि साहब उसको अनड्यू फेवर करने के लिए क्या किया। एनीवे देखिए नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए रेगुलेशन नंबर 4, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिस्टेड एंटिटी विल हैव द, अच्छा इसके अंदर बोर्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक आपको देगा डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, और एक आपको एक हेडिंग और दे रखी है, एंड दैट इज की फंक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए करके डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन पहला, directors and KMP have to disclose to the board of directors their interest, direct or indirect, on or on behalf of third party, if it is material interest in any transaction or matter directly affecting the listed entity। क्या कंपनीज एक्ट में सेक्शन 184 भी ये बात बोलता है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन में कंपनी के डायरेक्टर KMP का कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है जो आपको लिस्टेड एंटिटी को अफेक्ट कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा, वो इंटरेस्ट क्या वो बायस्ड हो सकता है,
क्या उसे डिस्क्लोज करना चाहिए? यस। दूसरा, वो उस मैटर में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं। पढ़ा ना 184 के अंदर, सेम वही चीज वहां लिखा हुआ है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट। अच्छा, धीरे धीरे पढ़ के एक चीज फील होता होगा कि साहब बिना कंपनी लोगे साहब कैपिटल मार्केट नहीं। अच्छा, जो बच्चों को जो पहली क्लास में आए थे ना, ऐसे मैंने को बोलता हूँ ना, कई बच्चों को बुरा लग जाता है, सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं, सर हमें डिस्करेज कर। तो उसको कहानी आगे की पता ही नहीं ना, हमें पता ना आगे क्या क्या चीज आएगा। तुम्हें तो पता नहीं, तो पढ़ने के बाद तुम्हें पता लगा, हमें तो पहले पता नहीं क्या चीज आएगी आगे। अभी तो और भी टेक्निकल टॉपिक आएंगे, अभी तो और टेक्निकल टॉपिक, कैपिटल मार्केट और टेक्निकल टॉपिक बचे हुए बहुत सारे, तो पल्ले नहीं पड़ेगा जब तक कि आपको कंपनी लोगों का बेस ही नहीं है। The board of directors and senior management shall conduct themselves so as to meet the expectations of operational transparency to stakeholders. अब स्टेक होल्डर में क्या फर्क होता है? क्या स्टेक होल्डर के वाइडर टर्म, क्या एम्प्लॉइज ऑल्सो स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर ऑल्सो स्टेक होल्डर, क्या द क्रेडिटर्स ऑल्सो स्टेक होल्डर? ये सब क्या है? सब क्या है? दे आर ऑल स्टेक होल्डर्स। द ट्रांसपेरेंसी टू स्टेक होल्डर while the same time maintaining confidentiality of information in order to foster culture। देख क्या मतलब है? ये बोल रहा है जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उनको एक बैलेंसिंग करनी है किसके बीच में? बिटवीन द ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। बिटवीन द ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी एक बैलेंस करना है। अच्छा, हम बोलते हैं कोई भी सिस्टम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी ट्रांसपेरेंसी से काम करे, नो डाउट अबाउट दैट, बट डज इट मीन कि हर चीज पब्लिक डोमेन में ले आए? ऐसा नहीं कर सकते, आपका बिजनेस बैंड हो जाएगा। अच्छा, आप आरटीआई एक्ट पढ़ते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन पढ़ा ना आपको जेआईजेल में, कि उसमें आपको मिला होगा एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर। क्यों? रीजंस है कि द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिफेंस, तो वो क्या है? एग्जेम्पशन है। गवर्नमेंट, द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम अनदर गवर्नमेंट, ये सुनो एग्जेम्प्टेड है। क्योंकि हर चीज को पब्लिक डोमेन लेना, उसका फायदा तो होगा नहीं, नुकसान हो जाएगा। उसी तरीके से कंपनीज के अंदर हर चीज पब्लिक डोमेन, मतलब देयर शुड बी गुड बैलेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल ही होनी चाहिए, जैसे कंपनी की बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है। अच्छा, वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, आगे आप क्या करने वाले हैं मुझे बताइए, क्या आपके बिजनेस को खराब, आपको बैड इफेक्ट आ सकता है? यस, दैट शुड बी कॉन्फिडेंशियल। तो वही बोला, देयर शुड बी गुड बैलेंसिंग, आपको दोनों चीज के में ट्रांसपेरेंसी और आपको कॉन्फिडेंशियलिटी में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करना है दोनों, सो दैट गुड डिसीजन मेकिंग, गुड डिसीजन। आप में से बहुत सारे बच्चों ने कॉर्पोरेट पिक्चर देखी है, मूवी आई थी कॉर्पोरेट, नाम ही नहीं सुना? दबंग देखी है? हाँ, सब वहां डिसम था। कॉर्पोरेट देखी नहीं तुमने? अच्छा, मधुर भंडारकर का नाम सुना है? जो वन ऑफ द फेमस फिल्म मेकर है, और वो हमेशा बोलते हैं ना ऑफ ट्रैक मूवीज, मतलब ऑफ बिट नॉर्म, जो रूटीन टॉपिक्स उसमें पिक्चर नहीं बनाता। उसने एक मूवी बना थी कॉर्पोरेट, एंड उसमें पूरा कॉर्पोरेट वर्किंग, पूरा स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक शेयर के रेट कैसे बढ़ रहे हैं, सब कहानी उसमें दिखा रखी है। बीच बीच में कंपनी जेक भी दिखाते हैं उसके अंदर, ये सब कंपनी वहां दिखा रहा है, सब बोर्ड मीटिंग हो रही है, हमारे टेबल पे किताबें रखी हुई हैं, सब मतलब पूरा कॉर्पोरेट की कॉर्पोरेट लाइफ, ठीक है। उसमें एक दिखाते हैं, कंपनी है वो एक कोई नया प्रोजेक्ट लाने वाली है, वो राइवल कंपनी को पहले ही पता लग जाता है, कोई उसका बंदा को लीक कर देता है, वो क्या कहते हैं उससे पहले वो ले आते हैं, उसका पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। क्या एक कॉन्फिडेंशियल चीज थी? मतलब हर चीज थोड़ी पब्लिक डोमेन में बताने की होती है भाई, सही समय में बताई जाएगी, और आपने पहले ही वो बात इनका वही बोला कॉन्फिडेंशियलिटी, ये नहीं कि हर बात आप बता रहे हैं, तो सब बिजनेस को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बिजनेस का नुकसान क्या खाली बिजनेस का नुकसान है? सारे स्टेक होल्डर का नुकसान है, सारे बिजनेस का नुकसान, अल्टीमेट सबको नुकसान होगा, सबका नुकसान हो। जैसे वन हैज टू अंडरस्टैंड, तो वही बोला देयर शुड बी गुड बैलेंसिंग बिटवीन ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ये नहीं कि साहब ट्रांसपेरेंसी के नाम पे आप सब चीज बता रहे हैं, उसमें अल्टीमेटली नुकसान कंपनी का मतलब सारे स्टेक होल्डर, कंपनी का मतलब। अच्छा, कई लोग बोलते हैं जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो एक इस चीज को स्टडी किया गया था कि सब जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो ना एक खुश हो रहे थे, जिसका थोड़ा पैसा था और जिसके पास कैश ज्यादा था वो तो बड़ा दुखी था। लेकिन जो लोग आपको जो पुअर सेक्शन बड़े खुश, सुना होगा आपने, दे वर वेरी हैप्पी। और एक टर्म बोलते हैं इंग्लिश में सैडिस्टिक प्लेजर। सैडिस्टिक प्लेजर का मतलब होता है कि सब दूसरों को नुकसान से मुझे मजा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सैडिस्टिक प्लेजर, सो दे डिराइविंग दैट सैडिस्टिक प्लेजर। बोला क्यों उनको सैडिस्टिक, बोला कि आज तक वो ये सोचते थे कि साहब मालिक जो है मेरा, जिसके मैं नौकरी करता हूं, वो मुझे, आपको आज मेरा मालिक परेशान, मैं परेशान रहता था, आज मेरा मालिक परेशान, मजा आ रहा है, तो सैडिस्टिक प्लेजर डिराइव कर रहे थे।
ये कहा गया है। और दूसरी बात, कई लोगों ने क्या हुआ, उनके बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराए, उनको ने कमीशन मांगे, सुना हो 10%, 15%। और दूसरा, मोदी जी ने अनाउंसमेंट नहीं कर दिया जिससे भी तुम्हारे अकाउंट में जमा करा वापस करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने बोला था, आपको पता होगा, आई थिंक यही मुरादाबाद की रैली में कहीं बोला था कि साहब आपको वापस करने, वो मांगे तो बोला मुझे कंप्लेंट कर देना। भाई साहब मौज हो गई उसको, तो पैसा वापस करने की जरूरत नहीं। मोदी जी बोले, प्राइम मिनिस्टर बोला, और क्या चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक चीज बताइए, अगर आपका एम्प्लॉयर परेशान है और उसका बिजनेस बंद हो गया तो तुम खुश रह जाओगे? तुम्हें लात मार के निकाल दिया पहले वो। तो ये बात को समझ ही नहीं पाए लोग, ठीक है, कि साहब आप खुश हो रहे हैं कि मेरा एम्प्लॉयर परेशान है, बट क्वेश्चन, मैंने उसे समझा ना कि हिंदुस्तान में खाली गरीब गरीब की बात होती है, बट क्वेश्चन ही वो तो मांग रहा, तो हमेशा हाथ फैलाया हुआ, मुझे दे दो कुछ। देने वाला कौन है? एम्प्लॉयर है। तो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट हॉस्टाइल बिहेव करोगे ना, तो अल्टीमेटली स्थिति ये हो जाएगी कंट्री के अंदर, स्थिति हो जाएगी कंट्री के अंदर, फिर खाली गरीब को ढोते रहना। ये बात को समझना पड़ेगा। वही बात बोले, कंपनी का नुकसान मतलब सारे स्टेक होल्डर का नुकसान है, खाली कंपनी का नुकसान थोड़ी है। भाई कंपनी में जॉब जाएगी लोगों की, ठीक है, जो शेयर होल्डर का अर्निंग पर शेयर ईपीएस घट जाएगा, ये सुनो, हर चीज घटेगा, क्योंकि कंपनी को बैड इंपैक्ट आ रहा है। एग्जैक्टली एम्प्लॉयर, अगर बिजनेस बंद हो गई, एम्प्लॉयर परेशान होगा तो क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? सब पे बैड इंपैक्ट आएगा अल्टीमेटली, बिकॉज वही तो दे रहा है सिस्टम के अंदर। अभी आपने सुना अखबारों में बड़ी चर्चा है इसके ऊपर, कैसा ऑटो सेक्टर के अंदर इतनी जॉब जा रही है, सुना होगा, बहुत बहुत, मतलब अभी पूरे सिस्टम में इकोनॉमी हिली हुई है। तो अभी कल कहीं कोई बात हो रही थी मेरी, बोले अभी ना हाई लेवल पे गवर्नमेंट में बहुत मतलब मैराथन ऑफ मीटिंग्स हो रही हैं कि क्या किया जाए, इमीडिएटली कुछ क्या किया जिससे कि इससे उबारा जाए, क्योंकि ये ऐसे चलता रहा ना, समझ ना कि हालत खराब हो जाएगी। और जब इतने लोग जो जॉबलेस हो जाएंगे ना, तो लोग खुश रहते हैं एम्प्लॉय। अरे कोई बंदा है, मैं हमेशा बोलता है किसी को समझना, जो आदमी बिजनेस करता है ना, वो बहुत गट्स दिखाता है, क्योंकि वो अपना नहीं, अपने साथ जुड़े हुए सब लोगों के लाइवलीहुड का देखा जाए ध्यान रख रहा है। अच्छा, कई लोग जो एक अच्छे लेवल पे हैं वो बिजनेस बंद कर दें, तो उनके इतना रिजर्व्स है, उन्होंने इतना अपने लिए सेविंग कर रखा है, उनको रखनी, उनको 2-4 जनरेशन को दिक्कत, जो अच्छे लेवल पे उनको दिक्कत नहीं है। बोला मैं को झंझट पालू, बंद कर दूं, मैं तो वैसे भी कौन सी टेंशन है, ठीक है। कई बोलते हैं एक स्टेज के बाद जब आपको बिजनेस ठीक था, आप अपने लिए नहीं, आप दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं। इतने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका क्या होगा? और आप तो स्टेज पे आ गए कि आप चाहें तो आपके रिजर्व्स, आपकी सेविंग से आप चाहें तो 2-4 जनरेशन निकाल देंगे। तो उस पॉइंट में देखा जाए तो वो किसके लिए काम कर रहा है? औरों के लिए काम कर रहा है। वन हैज टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। लेकिन आप उसके अगेंस्ट हॉस्टाइल बिहेव करेंगे तो कर लीजिए, तो किसी ने वो हाथ खड़े कर देगा, बोलेगा साहब मैं तो नहीं करता, क्या कर लोगे? फिर सारे जॉब लोग जितने लोग उसके साथ जुड़े हुए थे सब जीरो हो जाएंगे। फिर सरकार नौकरी दे दे, सरकार तो आप खुद छंटनी कर रही है। मान लो साहब, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, रेलवे में सुना हो कई लोग छांट रही है, ठीक है, कि भैया कोई सब जगह लॉस आ रहा है, भाई रेलवे लॉस में चल रही है, ये लॉस, तो इनको भी तो कुछ दिखाना है। अल्टीमेटली क्या होगा? ये बोलेंगे साहब जब सब जगह लॉस चल रहा है तो गवर्नमेंट की तो बदनामी हो रही है, तो बोला साहब ओवरहेड्स कम करो, समझे, लेबर कम करो, ठीक है, उससे क्या होगा? तो अल्टीमेट सरकार नौकरी दे नहीं पा रही, प्राइवेट वालों को आप सस्टेन नहीं करा पा रहे, तो अल्टीमेट हुआ क्या? नौकरियां जाएंगी कहाँ? तो ये बात जो इनके समझ में धीरे धीरे ये लोग खुश होते हैं, बट क्वेश्चन ही एम्प्लॉयर खुश होगा तभी तो एम्प्लॉय खुश होगा। एम्प्लॉयर ही खुश नहीं है तो आपको क्या इंक्रीमेंट कैसे दे देगा? वो तो हर समय दिमाग में रहेगा, सब 2 बंदे निकाल दो, 4 बंदे निकाल दो। और आज हो ही रहा है इंडस्ट्री में, आज हो ही रहा है इंडस्ट्री में, कितने लोग की जॉब जा रही है। तो ये तो है सच्चाई कि भाई दूसरे, अच्छा मैं एक क्लास में याद हो कभी ना कभी बोला होगा, आपके बिजनेस को जो लोन देता है, मैं आप अपने बिजनेस में रोज आके अगरबत्ती कम दिखाते हो, लोन देने वाला आपसे ज्यादा अगरबत्ती दिखाता है। क्यों? उसका लोन का पैसा विथ इंटरेस्ट तभी वापस आएगा जब आपका बिजनेस सक्सेस होगा। अगर वो फेल हो गया कि उसका पैसा ही फंस जाएगा। आज यही तो हो रहा है। एनपीए क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है? मुझे बैंकों की कितने सारे बिजनेस फेल हो गए जिनको उन्होंने फाइनेंस किया हुआ है, क्या उनका पैसा अटक गया? जेट एयरवेज फेल हो गई, जेट एयरवेज फेल हो गई, जेट एयरवेज तो फेल हुई, साथ में एसबीआई का पता नहीं कितना, आपको 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ कितना पैसा फंस गया। वन हैज टू अंडरस्टैंड कि सर सब जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, एक जगह दिक्कत आएगी तो दिक्कत सब पे आएगी। ऐसा नहीं है कि दिक्कत चेन है, पूरी चेन है। अच्छा तो एक बिजनेस फेल होता है, एम्प्लॉई, क्रेडिटर्स, सब पे इंपैक्ट, एवरी स्टेक होल्डर विल बी अफेक्टेड। एनीवे देखिए, नेक्स्ट की फंक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिव्यूइंग एंड गाइडिंग द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, मेजर। अच्छा देखिए, कंपनीज की स्ट्रैटेजीज होती हैं, क्या उनको गाइड कौन करता है? बोर्ड। अच्छा, जो ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बनी उसको टाइम टू टाइम का रिव्यू करनी चाहिए, क्या उसमें कुछ चेंजेस करने? रिव्यूइंग एंड गाइडिंग द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, मेजर प्लान्स ऑफ द एक्शंस एंड रिस्क पॉलिसी, एनुअल बजट्स, क्या ये सारी चीजें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या आपको टाइम टू टाइम रिव्यू करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग एंड वो गाइड करते हैं कि साहब क्या पॉलिसी, एनुअल बजट समझते हो सब लोग?
सारे एक्सपेंसेस क्या क्या काम करना है डॉलर, ठीक, सारे बजटिंग तो समझते हो क्या, पढ़ा हुआ कॉस्टिंग वगैरह में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द लिस्टेड एंटिटी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, अभी मैंने बताया क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स है, रेगुलेशन 1727 जो आपको फॉलो करने हैं, उनकी मॉनिटरिंग करना कि साहब वो नॉर्म्स हमारी कंपनी सही ढंग से फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है या नहीं है, उसको भी मॉनिटर कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेलेक्टिंग, कंपनसेटिंग, मॉनिटरिंग एंड व्हेन नेसेसरी रिप्लेसिंग द केएमपी एंड ओवरसीइंग सक्सेशन प्लानिंग। एक चीज बताइए, आप कंपनीज के अंदर केएमपी को कौन सेलेक्ट करता है, कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आपने कंपनी एक्ट में सेक्शन 203 पढ़ा है, 203 बोलता है सर जितने भी केएमपी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन एट ए बोर्ड, उनको सेलेक्ट करना, अपॉइंट करना, पहले वाले को रिप्लेस करना विद द न्यू केएमपी। और सक्सेशन प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग मान कंपनी को सीईओ है, क्या अगले सीईओ की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, क्यों अचानक उस सीईओ के साथ कुछ हो जाए, वो छोड़ के चला जाए, क्या आपका सक्सेसर तैयार है, ये सुनो। एक चीज समझते हो, सक्सेशन प्लानिंग नहीं अगर होती तो बोलते हैं कि साहब बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाती है, क्योंकि बोलते ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है, एक समय आएगा जब एक बंदा बैठा है तो उसका सक्सेसर तैयार होना चाहिए, वो कभी तो हटेगा। अच्छा हम बोलते हैं आज हम जब बोलते बीजेपी कुछ नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं बोलते, क्या इनको सक्सेसर तैयार करना चाहिए, कुछ भी मान लिया, मतलब गॉड फॉरबिड मान लिया कुछ भी हो जाए, ठीक है, नरेंद्र मोदी का कुछ भी हो जाए या एक एज हो जाए, जो भी है, क्या उनको सक्सेसर चाहिए। अच्छा मान लिया कोई सक्सेसर तैयार नहीं हुआ, मुझे लगता है सर अमित शाह को तैयार कर रहे हैं, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और उनसे 12-13 साल छोटा है, आई थिंक 14 ईयर छोटा है, ठीक है। इसका था आप वो तैयार करें, उनको पता कि साहब नरेंद्र मोदी बोले कि साहब अगले इलेक्शन में अगर नहीं कंटेस्ट करते हैं, जैसे उन्होंने अपनी पॉलिसी बना के बीजेपी में 70 एबव जो भी होगा तो ही विल बी क्रॉसिंग 70 एबव जो भी होगा, इनकी अपनी बीजेपी की अपनी इंटरनल पॉलिसी है। इसी चक्कर में कई सारे पुराने लोग, अडवाणी जी को इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कराते, सब उसका रीजन ही है, इनकी पॉलिसी 70 एंड अबव दे विल नॉट कंटेस्ट। तो उस एंगल से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी भी आपको अगला इलेक्शन कंटेस्ट ना करें, 10 साल हो जाए, लेकिन क्या उनको कोई दूसरा सक्सेसर दिया हुआ, तो हो सकता है इसीलिए अमित शाह को मिनिस्टर बनाया इन्होंने। अच्छा पिछली गवर्नमेंट में मिनिस्टर था क्या, नहीं, तो हो सकता है ये तैयार कर रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दे दिया होम मिनिस्टर, and he working in very close coordination with the prime minister। तो ये सक्सेशन प्लानिंग होती है, सब तरीका होता है कि आप हमेशा आप ही थोड़ी रहेंगे। अच्छा सेम चीज घरों में, क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए कल के दिन हमारी वो जगह ले सके, लेकिन जो पेरेंट्स ये नहीं करते, और कई घरों में उल्टा देखा गया है, कई लोग क्या करते हैं हमेशा बच्चे को बच्चा ही समझते हैं, समझता सब कुछ मैं ही करूं, एज ए रिजल्ट बच्चे कभी भी उनके बाप को वो सही ढंग से मैच्योर नहीं हो पाते। उसका रीजन ही है, ये कहा जाता है, एक जो मैंने बंदा बड़ा अच्छी बात बोला था, मतलब जिन घरों में देखा गया है जिनके पेरेंट्स बहुत डोमिनेटिंग है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं कि भाई वो सब किसी की सुनते नहीं, अपनी खाली चलाते हैं, बोला उनकी नेक्स्ट जनरेशन बेकार हो जाती है, बोला उन्होंने बेकार की है, बोला वो कई बच्चे को अपना रोल लेने नहीं देते, जब लेने नहीं देंगे तो क्या वो सक्सेसर तैयार ही नहीं हुआ, और वो हमेशा दब्बू बन जाता है, वो हमेशा बोलता है हर बात पापा करेंगे मम्मी करेगी, तो होता क्या है वो आपको तैयार ही नहीं होता। लेकिन आप तैयार करना पड़ेगा ना अल्टीमेटली, कभी तो आप उसको रिप्लेस करेंगे, ये तो पक्का, ये तो बोलता ये तो सृष्टि का नियम है, कभी तो बंदा ऊपर जाएगा। अच्छा आप मरते मरते बोलते साहब मैं ही सब कुछ हूं, बट क्वेश्चन ही आपने तब तक तैयार नहीं किया तो हुआ क्या, वो चला गया और बंदा तैयार नहीं है तो क्या हुआ, फैमिली बिखर जाएगी। बहुत परिवार को देखेगा, लोग बोलते हैं यार एक जनरेशन उसके फादर थे तो ये परिवार का क्या नाम था, क्या गुडविल थी, अब ये परिवार बिखर गया, उसका कारण यही होता है सक्सेसर तैयार नहीं है। हमेशा बोलते हैं साहब एक जो बंदा है अपने रहते सक्सेसर तैयार कर दे, तो क्या उसके हटने से क्या गैप नहीं आएगा, गैप नहीं आएगा। आज कांग्रेस पार्टी की हालत है, क्या सक्सेसर तैयार नहीं हुआ कभी भी देखा जाए। अच्छा देख लो इनका, राहुल गांधी बोला कि साहब मैं रिजाइन कर रहा हूं, ये पागल से हो गए, ढूंढ ही नहीं पा रहे। सोनिया गांधी को तो इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया है, इंटरिम फॉर द टाइम बिंग, जब तक कोई आपको ठीक है, कुछ इनको कोई सक्सेसर ही तैयार नहीं है ना। बोलते इसलिए मैं कितने सारे एग्जाम्पल दे रहा हूं कि सब, इसलिए बोलते हर ऑर्गेनाइजेशन को आप कंटिन्यूटी मेंटेन करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि सक्सेसर तैयार होना चाहिए। और जब एक बंदा, इसलिए बोलते हैं कई लोग बोलते हैं जो सीईओ होते हैं तो अपने नीचे जो लोग होते हैं उनको सीईओ तैयार करते हैं कि भाई कल के दिन अगर आप हटें, आपकी एज हो जाए, आप रिटायर हो जाए, व्हाटएवर, आप छोड़ के जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट सफर। जब एक बंदा चला जाए उसके ऑर्गेनाइजेशन सफर कर रही है, गड़बड़ की हो रही है क्योंकि सक्सेसर तैयार नहीं, तो वही सक्सेशन प्लानिंग, ये सारा काम कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट इज दैट अलाइनिंग द केएमपी एंड रेम्यूनरेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद लॉन्ग, देख क्या मतलब है, बोला कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं और केएमपी, उनका जो कंपनी, उनका जो रेम्यूनरेशन है, उनको जो कंपनी से सैलरी वैली मिल रही है, फीस मिल रही है, वो कंपनी के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से लिंक करो। अच्छा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट का मतलब क्या, कंपनी ग्रो करेगी तो आप भी ग्रो करेंगे, नहीं तो आप, अच्छा जिनका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है क्या वो डेडिकेशन से काम करते हैं। अच्छा जिनका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट नहीं होता कि भैया मेरे को जितने पैसे मिलेंगे चाहे कंपनी में कुछ भी होता रहे,
क्या हुआ, कहीं ना कहीं रिलैक्स एटीट्यूड हो जाता है, वो कंपनी के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट, इंश्योरिंग ए ट्रांसपेरेंट नॉमिनेशन प्रोसेस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद द डाइवर्सिटी। अच्छा एक चीज है, बोर्ड पे जो भी डायरेक्टर नॉमिनेट हो रहे हैं, क्या उसका एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए कि साहब किस बेसिस पे हो रहे हैं। दूसरा, क्या बोर्ड के अंदर डाइवर्स फील्ड के लोग होने चाहिए। अच्छा आपने सारे बंदे एक ही फील्ड के, फाइनेंस के बंदे भर दिए, लीगल कोई है नहीं, मार्केटिंग कोई है नहीं, क्या बोर्ड के डिसीजन आपको गलत होंगे। ये सुनो, अच्छा मान लिया कोई डिसीजन के अंदर मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट क्वेश्चन है आपके मार्केटिंग का कोई भी हेड आपके बोर्ड में पार्ट नहीं है, क्या होगा, बहुत सारे आप गलत डिसीजन ले रहे हैं। लीगल कोई बंदा आपके बोर्ड में नहीं है, व्हाट विल हैपन। तो बोला एक तो बोर्ड पे नॉमिनेशन जो लोग अपॉइंट हो रहे हैं उसकी एक बहुत ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए, किस बेसिस पे हो रहे हैं। दूसरा, आपको डाइवर्स लोग होने चाहिए, देयर शुड बी डाइवर्सिटी इन द बोर्ड एंड अलग अलग फील्ड के लोग होने चाहिए, नहीं कि एक ही फील्ड के सारे लोग भरे में। एंड अगेन हु इज टू इंश्योर दैट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयरहोल्डर। एक चीज बताइए, कभी किसी कॉन्टेक्स्ट में देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द शेयरहोल्डर इंटरेस्ट एंड द बोर्ड डायरेक्टर्स इंटरेस्ट, केएमपी इंटरेस्ट, क्या इन पोजीशंस में आपको सिचुएशन में शेयरहोल्डर का इंटरेस्ट को अपहोल्ड करना चाहिए एंड आपको अपने आप को वहां से हटा लीजिए। अच्छा ऐसे केसेस में क्या डायरेक्टर शुड इन्वॉल्व देमसेल्फ, दे शुड रियली नॉट पार्टिसिपेट इन सच मैटर, नॉट पार्टिसिपेट। नेक्स्ट ये बोल रहा है इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। अच्छा तो इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, रिलायबिलिटी। अच्छा एक कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है लाइक द बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, अगर उनके कंटेंट्स पे हम रिलाई नहीं कर सकते, बोला साहब ये हैं लेकिन हम ये नहीं बोल सकते सही हैं, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी, क्या उसको कोई ट्रस्ट करे उस कंपनी को, नहीं। तो हु हैज टू इंश्योर दैट दे आर रियली करेक्ट एंड देयर रिलायबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओवरसीइंग द प्रोसेस ऑफ द डिस्क्लोजर एंड, अच्छा जी कंपनी ने जितने भी डिस्क्लोजर्स करने हैं, जितने भी जी कम्युनिकेशन, जो स्टॉक एक्सचेंज को बताना है, कम्युनिकेशन है, अखबारों में छपवाना है, डिस्क्लोजर्स हैं, जो एलओडीआर रेगुलेशन 75 चीजें आपको आगे मिलेगी, ये डिस्क्लोज, ये कम्युनिकेट, ये क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे या कोई और करेगा, और नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरी या और लोग करेंगे, बट वो जो कर रहे हैं उनको ओवरसी तो करेंगे कि वो सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, वो किसकी ड्यूटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ना। क्योंकि देखिए जब क्या होता है, आप जब ओवरसी करते हैं तो सामने वाले को डर होता है कि साहब मेरे काम को वॉच किया जा रहा है और एज ए रियल वो काम सही ढंग से करता है, नहीं तो अदरवाइज वो काम में क्या होगा, 50 सारी गलतियां करेगा। श्योर रिसेप्शन, हमारे यहाँ रिसेप्शन के जितने काम है रिसेप्शन ही करता है, बट मैं ओवरसी तो करता हूँ ना भाई, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। जब ब्रेक में गया, मेरी जब क्लासेस शाम तक ओवर हो जाती है तो आई जस्ट ओवरसी की साहब व्हाट दे आर डूइंग। अच्छा मैं कुछ भी नहीं देखूँ तो क्या हुआ, व्हाट विल हैपन, कहीं ना कहीं बहुत लैक्स अप्रोच हो जाएगा, उससे बहुत सारे उल्टे सीधे काम हो जाएंगे। शेयरहोल्डर राइट्स रेगुलेशन 4, फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ शेयरहोल्डर व्हिच आर लिस्टेड इन दिस सीक टू प्रोटेक्ट एंड फैसिलिटेट द एक्सरसाइज ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको मेंबर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना और फैसिलिटेट करना कि उनको ये राइट्स मिले। राइट टू पार्टिसिपेट एंड बी सफिशिएंटली इन्फॉर्म डिसीजन कंसर्निंग द फंडामेंटल कॉर्पोरेट चेंजेस। अच्छा कंपनी के जो मेमोरेंडम है, आर्टिकल, इनमें चेंजेस हैं, क्या फंडामेंटल कॉर्पोरेट चेंजेस है, यस, क्या इनके बारे में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। वैसे अच्छा ये सब चेंजेस क्या बिना उनके अप्रूवल हो सकते हैं क्या, नो। आप कंपनी लॉ पढ़ते हो, सेक्शन 13 मेमोरेंडम ऑल्टरेशन, सेक्शन 14 आर्टिकल ऑल्टरेशन। अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन वोट इन जनरल मीटिंग, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द रूल्स इंक्लूडिंग वोटिंग प्रोसीजर दैट गवर्न जनरल मीटिंग। अच्छा कई बार क्या होता है जनरल मीटिंग में जब वोटिंग कैसे होगी, जब पहले शो ऑफ हैंड्स होता है, फिर पोल मेथड होता है, पढ़ते हो ना सब कंपनी, कैसे बंदे को पता ही नहीं कि ये सब चीजें जनरल मीटिंग के 6 में को डिटेल में बतानी चाहिए कि साहब क्या, जिससे कि जिनको नहीं पता वो बंदे को पता लग जाए, ही सेकंड इफेक्ट। दूसरा पढ़ा हुआ ई वोटिंग, सेक्शन 108 में जो कंपनी कवर होती है। अच्छा ई वोटिंग के बारे में क्या नोटिस जनरल मीटिंग में डिटेल प्रोसीजर आता है कि हाउ टू डू द एक्सरसाइज द ई वोटिंग इज, क्या आर वी इन्फॉर्मिंग द मेंबर्स अबाउट हाउ टू एक्सरसाइज द वोटिंग राइट। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू प्लेस आइटम। अच्छा तो ये जनरल मीटिंग कंडक्ट कौन करता है, डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, क्या उनसे क्वेश्चन पूछने का राइट होना चाहिए, यस एकदम पूछ सकते हैं। अच्छा क्या जनरल मीटिंग के एजेंडा में अपनी तरफ मैटर प्लेस करवा सकते हैं, सेक्शन 53 पढ़ा था सेक्शन 53 पढ़ा था कि साहब कोई नए मैटर ऐड करवाने हैं, सेक्शन 100 पूरी ईजीएम में बुलवा सकते हैं, यस वही चीज है। इफेक्टिवली शेयरहोल्डर पार्टिसिपेट इन की कॉर्पोरेट डिसीजन सच एज द नॉमिनेशन इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। आपने पढ़ा है डायरेक्टर को जनरली कौन अपॉइंट करता है, शेयरहोल्डर, तो बोला कंपनी के अंदर ये सब चीजों में शेयरहोल्डर की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। एक्साइज ओनर रजिस्टर फॉर ऑल द शेयरहोल्डर। अच्छा ओनरशिप राइट में क्या वोटिंग राइट आता है, डिविडेंड राइट आता है, ये एक्साइज करे, ये इंश्योर कंपनी के मैनेजमेंट करना है कि दे आर एक्साइजिंग ऑल दी राइट्स। एडिक्वेट मैकेनिज्म टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस, अगर उनकी कोई शिकायत है, परेशानी, क्या उनका एक रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए, ये सुनो। एंड अच्छा रिड्रेसल सिस्टम का आगे प्रोविजन है, मैंने ये सब प्रिंसिपल दे रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रोविजन है कि साहब उनके जो भी
problems that has to be handled promptly. Protection of minority shoulder from abusive action by controlling shoulder. पढ़ते हो prevention of operation and all that, ठीक है. Next, to provide adequate and timely information. जनरल सी बात है, जो भी information according to law उनको देनी है, it should be timely and should be adequate. It should not be inadequate. And to ensure that equitable treatment is meted out means given to all the shoulder, including minority and foreign shoulder. अच्छा, जो भी लॉ के अकॉर्डिंग उनको राइट देना है, चाहे वो माइनॉरिटी शोल्डर हो, चाहे मेजोरिटी शोल्डर हो, चाहे इंडियन शोल्डर, चाहे फॉरेन शोल्डर, सबको बराबर का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज माइनॉरिटी शोल्डर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, यू कांट डू लाइक दैट. जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज फॉरेन शोल्डर. आपको एक पॉइंट बताता हूँ, जनरल मीटिंग का नोटिस हुआ है, क्या सारे शोल्डर हो जाता है, चाहे उस शोल्डर का इंडियन एड्रेस हो चाहे फॉरेन एड्रेस. लेकिन पता ओल्ड एक्ट में क्या था, फॉरेन एड्रेस पे अगर कोई मेंबर है उसको नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है. उसने अलग से कोई इंडिया का एड्रेस दे रखा है, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस कंपनी के रिकॉर्ड में फर्क है, अलग से इंडिया का एड्रेस तो वहां दे दीजिए, लेकिन उसने नहीं दे रखा, बाहर भेजने की जरूरत नहीं है. क्या डिस्क्रिमिनेशन था? अच्छा, 1956 में एक्ट बना था, उस समय क्या ग्लोबलाइजेशन था? नहीं. लेकिन अब हम 2013 एक्ट की बात कर रहे हैं. क्या आज के दिन वी आर इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन? ऐसे सिनेरियो में ऐसा प्रोविजन बोलेंगे, इट्स अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. और एक तरफ उनको बोलता है आप इंडिया में इन्वेस्ट करो, एक तरफ बोलेंगे साहब अल्टीमेटली आप हम आपको नोटिस नहीं देंगे. यही बोल रहा है कि साहब चाहे वहां का शोल्डर हो, चाहे बाहर का हो, सबको बराबर का ट्रीटमेंट मिलना. देखो कंपनी एक्ट में ऑलरेडी इफेक्ट है, सभी शोल्डर को नोटिस आता है, चाहे कहीं का. ओल्ड एक्ट में ऐसा नहीं था. तो मैंने आपको एक रेगुलेशन 4 डिस्कस किया, चैप्टर नंबर 2. रेगुलेशन 3 ऑनवर्ड्स दैट विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास.